हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का आखिरी चैप्टर 8। अब इसके बाद हम कब मिलेंगे? हम मिलेंगे अब क्लास 9th में, यानी क्लास 8 में हम सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। और उम्मीद है कि आप लोग सारा जो एग्ज़ाम होगा उसमें आंसर जो लिखेंगे पॉइंट में लिखेंगे। जो भी आंसर लिखेंगे, जो भी आता होगा, बस आप लोग पॉइंट में आंसर लिखिएगा। मैं उम्मीद के साथ, मतलब पूरे 100% के साथ कहता हूँ कि आपका नंबर कटने का 0 चांस होता है, क्योंकि जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो जो टीचर आता है वही देखता है कि आप कितना समझे हैं। ये नहीं देखता कि आप कितना लिख रहे हैं, आप वो देखता है कि आप कितना समझे हैं, कितना आपके पास कैपेसिटी है जानने का। तो जब आप पॉइंट में लिखते हैं तो टीचर को पता चल जाता है कि हाँ, ये बच्चा पढ़ा है, तभी ये पॉइंट में लिख रहा है। ठीक है, तो जितना भी आंसर होगा सारा आंसर पॉइंट में लिख के आइएगा। ठीक है, और हमेशा मैं कहता हूँ कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा चैप्टर को एक कहानी की तरह देखिए, एक मूवी की तरह देखिए। कभी मत सोचिए कि मैं एक लेक्चर देख रहा हूँ। जब भी आप लेक्चर देखेंगे तो आपको बोरिंग लगेगा। जो भी एसएसटी वैसे भी लोग कहते हैं बोरिंग है, लेकिन देखा जाए तो जब से एक कहानी की तरह है। कहानी कोई भी सुनता है बहुत मज़ा आता है, लेकिन जब लेक्चर देखेंगे उसको थोड़ा बोरिंग लगेगा। तो कहानी की तरह समझते जाइए। ठीक है, चैप्टर का नाम आता है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947, यानी कि 1870 से लेके 1947 तक इसमें जो भी मूवमेंट हुए हैं, यही हमारा मेन रीज़न रहा है जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली है। आज़ादी कब मिली है? 1947 15 अगस्त को ना, तभी तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो वही कह रहा है 1870 के बाद से लेकर 1947 तक हम लोगों ने बेजोड़ कोशिश की, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान किया। ठीक है, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। कई सारे मूवमेंट चले, कई सारे हमारे बहुत बड़े बड़े हीरो आए, उन्होंने हमारी मदद की, और जिसके चलते 1947 में हमको क्या मिला? आज़ादी मिला। तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौन कौन से लीडर आए थे, कौन कौन सा मूवमेंट चला था। ठीक है, तो कहानी की तरह हम पढ़ेंगे। पहले शुरुआत करते हैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन का। कह रहा है कि हमने जो भी 7 चैप्टर में पढ़ा है, यानी कि क्लास चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक जो भी पढ़ा है, उसका पूरा कंक्लूजन इसमें है और कुछ मूवमेंट दिए गए हैं। जैसे बताया जा रहा है कि हमने पहले चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कैसे ब्रिटिश ने कॉन्क्वेस्ट किया था हमारी टेरिटरी पे, यानी कि भारत में कैसे आके उन्होंने क्या किया था? टेक ओवर किया था पूरे किंगडम्स को, पूरे राज्य को उन्होंने अपने अंडर में ले लिया था अंग्रेज़ों ने। पहले चैप्टर में हमने ये जाना। दूसरे चैप्टर में हमने जाना कि इंट्रोडक्शन हुआ नए लॉज का, जो कि उन्होंने लाया था अपने हिसाब से, कि मतलब जैसे किसी को भी कंट्रोल करना होता है तो कुछ लॉ बनाने होते हैं। उससे अंग्रेज़ों ने क्या क्या लॉ बनाए थे, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। चैप्टर 3 में पढ़ा था कैसे किसानों का और जो आदिवासी थे, यानी कि जो ट्राइबल्स थे, उनका लाइफ चेंज हुआ किसके वजह से? अंग्रेज़ों की वजह से। ठीक है, वो हमने जाना। चौथा जो 4th चैप्टर है, उसमें हमने जाना कि कैसे 19वीं सेंचुरी में, यानी कि 19वीं शताब्दी में एजुकेशन सिस्टम आया। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जो पाठशाला था, उसका कैसे ख़त्म हो गया, और अंग्रेज़ों ने कैसे पाठशाला को ख़त्म करके अपना सिस्टम लाया, ताकि जो जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी लोग हैं इंडिया में जो पढ़ रहे हैं, वो क्या बन जाए? एक स्लेव बन जाए। स्लेव यानी कि एक नौकर बन जाए। बस उनका काम क्या हो? पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, और बाद में जब पढ़ लें तो नौकरी करें, यानी कि नौकरों की तरह वो काम करते रहें, बस 20-25 हज़ार सैलरी के लिए। और वही वो क्या करने बना के लिए चले गए। तो उनका एक चीज़ सफल हुआ, क्या हुआ? उनका जो एजुकेशन सिस्टम था वो उनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। अभी हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं, 20-25-30 साल तक पढ़ते रहते हैं, नौकरी नहीं मिला था तो घर चले गए। अगर मिल गया तो 50 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख रुपये का नौकरी मिला तो ज़िंदगी भर करते रहते हैं, और पूरी लाइफ उसी में ख़त्म हो जाती है नौकरी करते हुए। तो वही लोग चाहते थे और वही हुआ। तो हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में पढ़ा था डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वोमेन, की औरतों को पहले जो है इंडिया के लोग या जो भी लोग थे वो किस तरह से परेशान करते थे, यानी परेशान यानी कि उनको टॉर्चर करते थे, उनको कोई आज़ादी नहीं था, उनको कोई अधिकार नहीं था, वो हमने जाना। चैप्टर 6 में जाना चैलेंजेस कास्ट सिस्टम, यानी किस तरह से जाति के लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, यानी कि जो लोअर कास्ट के लोग थे किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, पानी तक नहीं पीने दिया जाता था उनके। ठीक है, ये था चैप्टर। अगले नेक्स्ट में पढ़ा कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, किस तरीके से हमारा समाज में और हमारे धर्म में क्या हुआ? सुधार हुए। पहले के धर्म क्या थे? पहले भी धर्म अच्छे थे, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी। दिक्कतें क्या थी? लड़कियों को बाहर नहीं जाने दिया जाता था, दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से सब चेंज हुआ। रिफॉर्म यानी कि चेंज होना या सुधारक। फिर आया हमारा द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इट्स आफ्टर मैथ, यानी कि जो हमारा सबसे पहला युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था 1857 में। ठीक है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा किस तरीके से पहले जो हमारे वीर योद्धा थे मंगल पांडे, उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, और उसके बाद जो भी कंक्लूजन आया था उसे हम आफ्टर मैथ कहते हैं, यानी कि उसका जो परिणाम आया था। उसके बाद हमने पढ़ा द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री, किस तरीके से जो है जो क्राफ्ट थे हमारे भारत के, उन्होंने क्या किया? अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया, और किस तरीके से अपना इंडस्ट्री क्या हुआ? अपना ग्रो करवाया। ग्रो यानी कि बढ़ाया, अपना पैमाना बढ़ाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके भारत से और लूट के वो ले जा सकें। ठीक है, तो ये चीज़ हमने 7 चैप्टर में पढ़ा है।
अब चलते हैं इस चैप्टर के टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक था हमारा द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। जो भी थोड़ा वर्ड जो टफ है उसका मैंने हिंदी लिख दिया ताकि आप जो बार बार उसको देखेंगे ना तो ये उसका वो जो हिंदी है याद हो जाएगा। जब एग्ज़ाम में पॉइंट आंसर लिखेंगे तो काफ़ी आसानी से आप एग्ज़ाम में लिख देंगे बना के। तो इसका मतलब होता है द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म का मतलब कि राष्ट्रवाद का उभरना है। ठीक है, तो कब की बात कर रहा है? 1870 की बात कर रहा है, यानी कि 1857 के बाद जो पहला युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसके बाद से बात हो रही है। यानी कि उसके 20 साल बाद से किस तरीके से लोगों के अंदर क्या हुआ, राष्ट्रवाद आया और लोगों ने एक साथ मिलकर क्या हुआ, अटैक कर दिया। तो वही सब हम इस पैराग्राफ में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले इस पैराग्राफ में कह रहा है कि इंडिया में क्या है, यानी कि भारत में क्या है, भारत क्या है। ठीक है, तो भारत क्या है, भारत में क्या है, ऑल द पीपल, यानी कि बहुत तरह के लोग हैं जिसके अलग अलग क्लास है। क्लास यानी कि अलग अलग धर्म है, अलग अलग कलर के लोग हैं। कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग सांवले हैं, कुछ लोग काले हैं। ठीक है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की जाति है। कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुस्लिम हैं, कुछ लोग सिख हैं, यहाँ तक ईसाई भी हैं, और अलग भी कई जैनिज्म में, बुद्धिज्म में कई सारे तरह के कास्ट है। ठीक है, क्रीड यानी कि लालच भी है इंडिया में। कई सारे भाषाएं बोली जाती है भारत में, और कई तरह के जेंडर, यानी कि 2-3 तरह के जेंडर होते हैं ना, एक होता है मेल, एक होता है फीमेल, और जो दोनों बोथ होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भारत में ये सब चीज़ें हैं, और इसके साथ ही कई सारे सिस्टम हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं जो भारत में ही पाए जाते हैं और कहीं नहीं पाए जाते हैं। जैसे ये जब अंग्रेज़ नहीं आए थे तो भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ का भर भर के क्या था, सोना था। हर मंदिर में इतना ज़्यादा सोना था कि जब अंग्रेज आए हैं तो उन्होंने सोचा कि ये लोग तो बेवकूफ़ हैं। ठीक है, बस पूजा करते जा रहे हैं, क्यों ना इनको बेवकूफ़ बना के सारा सोना लूट लिया जाए। तो वो बेवकूफ़ बनाते गए और लगभग 400 सालों तक लगातार वो लोग क्या करने, लूटते चले गए, जिसकी वजह से सोने की चिड़िया क्या बन गई, लकड़ी की चिड़िया बन गई। तो वही कह रहा है कि भारत में क्या है, भारत में ये सब है, और जो भी चीज़ है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। उन लोगों के लिए सब कुछ है, यानी कि जो भारतीय लोग हैं उनके लिए यही सब कुछ है। उनके लिए पूरा ज़िंदगी इन्हीं पे डिपेंड है, जिस पे वो क्या करने लगे, अंग्रेज़ लूट के लेके जाने लगे। कह रहा है जब ये लूटना स्टार्ट हुआ तो काफ़ी दिनों तक अंग्रेज़ लूटते रहे, लेकिन बाद में जब एजुकेशन सिस्टम आया, मैंने पढ़ा है ना अभी पीछे बताया कुछ चैप्टर में, एजुकेशन सिस्टम आया था। तो एजुकेशन सिस्टम आने के बाद कुछ लोग पढ़ना स्टार्ट किए। जब उन लोगों को ज्ञान होना प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा किस तरीके से अंग्रेज हमको लूट रहे हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, कई सारे सभाएं बनाई, कई सारे ग्रुप्स बनाए। जैसे यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, यानी कि जो पूना है इसमें पुणे नाम दिया गया है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक सभा बना जिसका नाम था सार्वजनिक सभा। फिर दूसरा सभा है इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ एसोसिएशन। इस तरीके से कई सारे सभा बने, और सबसे फेमस कौन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जो राहुल गांधी इस समय जिस पार्टी में है वो भी उसी समय बना था। तो ये सभाएँ किस लिए बनाई जाती थी, ये सभाएँ इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो लोग हैं इस ग्रुप में आ सकें और एक साथ मिलकर क्या कर सकें, ब्रिटिश वालों को भगा सकें, क्योंकि वो हद से ज़्यादा क्या कर रहे थे, लूट रहे थे। और ये बनना कब स्टार्ट हुआ था, 1870-1880 की, क्योंकि इसी के समय में एजुकेशन सिस्टम आया था, और जो भी लोग शिक्षित हो रहे थे उन्हें पता चल रहा था किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो लूट रहे थे हमारे देश को। इस तरीके से लोग क्या करने लगे, अलग अलग ग्रुप्स बनाने लगे, अलग अलग सभाएं बनाने लगे, और लोगों को इकट्ठा करने लगे, और लोगों को बताने लगे किस तरीके से जो अंग्रेज हैं उनको लूट रहे हैं, और ये सब बंद करना पड़ेगा किसी भी हालत में। अगला पैराग्राफ क्या कहता है, कह रहा है एक नाम दिया गया, जो अभी मैंने एक सभा बताया था, पूना सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक का मतलब आप लोग समझते होंगे, सार्वजनिक यानी कि सबके लिए, यानी कि सबके लिए क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए था। भाई पूरे भारत में जो अंग्रेज थे राज कर रहे थे, अब उनसे छुटकारा पाने के लिए सबको आज़ादी चाहिए था। ठीक है, तो वही कह रहा है कि सार्वजनिक जो है सबके लिए है। ठीक है, लिया ना, और फॉर ऑल द पीपल। तो ये जो ग्रुप था ये सबके लिए था, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं था। ऐसा नहीं है कि एक किसी रीजन के लिए था, ऐसा नहीं किसी मुंबई के लिए था। इसमें जितने लोग भी हैं, जिस जगह से भी लोग आना चाहते हैं उस ग्रुप में आ सकते थे, क्योंकि इसका नाम ही था सार्वजनिक सभा। यानी कि जो भी लोग इस ग्रुप में आना चाहते हैं आ सकते हैं, और हमारे साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, लड़ाई शुरू कर सकते हैं। इस ग्रुप में या जो भी ग्रुप था, जो भी हमने देखा, मद्रास एसोसिएशन था, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन था, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस था, जितने भी लोग थे वो सब यही चाहते थे किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पे क्या हो, इस अंग्रेज़ों को भगाया जाए और अपने देश को क्या किया जाए, आज़ाद करवाया जाए। ठीक है, सारे लोग यही चाहते थे, और जितने भी ग्रुप के लोग थे सारे यही थे। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं था कि हिंदू को ही बस आज़ाद किया जाए या मुस्लिम को ही बस आज़ाद करवाया जाए। सबका धारणा यही था कि क्या किया जाए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए और क्या किया जाए, सबको फ्रीडम दिलवाया जाए, यानी कि आज़ादी दिलवाया जाए। फिर कह रहा है कि एक रूल लाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी जो अंग्रेज़ थे जब देख रहे थे कई सारे ग्रुप्स बन रहे थे, कई सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे हमको मारने के लिए, यानी कि जो अंग्रेज़ थे ये सब देख रहे थे, तो उन्होंने एक रूल बनाया। कब बनाया, 1770 से 1780 के बीच में, यानी कि मतलब 10 सालों के बीच में उन्होंने एक रूल बनाया। उस रूल में इन्होंने लिखा, रूल का ईयर भी दिया गया कि 1878 में ये रूल बनाया गया था, और रूल का नाम क्या था,
आर्म एक्ट। क्या ना था? आर्म एक्ट। इस आर्म एक्ट में ये इन्होंने किया कि जितने भी इंडियंस हैं, चाहे किसी भी ग्रुप को हो, चाहे किसी भी एसोसिएशन के हो, उनके पास कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई, डर गए थे वो अंग्रेज़, क्योंकि कई सारे ग्रुप्स बन रहे थे उनके खिलाफ। तो अंग्रेज़ों ने सोचा भाई अब ग्रुप्स को बनना तो रोक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये लोग फ्रीडम है, मतलब अलग अलग जगह पे ग्रुप्स बना रहे हैं, तो इनको नहीं रोक सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इनके जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, उनको हम रोक सकते हैं। तो उन्होंने 1878 में, कब, 1878 में, यानी कि आज से लगभग 250 साल पहले उन्होंने क्या किया, एक आर्म एक्ट बनाया जिसमें कहा गया कि इंडियन के पास कोई भी आर्म्स नहीं होने चाहिए, कोई भी हथियार नहीं होने चाहिए। अगर हथियार कोई भी पकड़ा गया तो उनको उठा में जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अंग्रेज़ थोड़ा डर गए थे इन ग्रुप से। यहाँ तक कि जो अंग्रेज़ थे वो जो उस समय के जो भारतीय क्या कहते थे, न्यूज़पेपर थे, यानी कि जो पत्रकार थे, उस पर भी वो लोग निगाहें गड़ा के रखते थे, कहीं न्यूज़पेपर में कुछ ऐसा नहीं निकले जिसकी वजह से क्या हो, ऑब्सेनेबल हो, यानी कि लोगों को भड़काया जा रहा हो अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो जो अंग्रेज़ थे न्यूज़पेपर पर भी क्या ना रखने, ध्यान रखने लगे कि न्यूज़पेपर जो भी छप रहे हैं, जो भी पत्रिकाएँ छप रही हैं, जो भी मैगजीन्स छप रहे हैं, उसमें कोई ऐसा ना हो जिसकी वजह से हमारे खिलाफ कोई भड़काऊ भाषण हो या कोई भड़काऊ कहानी हो। तो लोग उस पर भी ध्यान देने लगे। जो अंग्रेज़ थे न्यूज़पेपर भी क्या करने लगे, ध्यान देने लगे थे। जब ये अंग्रेज़ मतलब थोड़ा डर गए थे, मतलब थोड़ा ही डरे थे, तभी उन्होंने एक और क्या निकाला, एक और बिल निकाला जिसका नाम था एल्बर्ट बिल। कब निकाला था? 1883 में। एक नोट रख दीजिए, जो जितने भी डेट है ना, उस डेट को लिखिए, उसके सामने क्या लिखिए, उसका बिल का नाम लिखिए है, उस एक्ट का नाम रखिए, जिसकी वजह से आपको याद रहेगा। ठीक है, तो 1883 में अंग्रेजों ने एक और बिल निकाला। बिल यानी कि एक तरह का लॉ ही होता है, तो उसका बिल का नाम था अल्बर्ट। ठीक है, अल्बर्ट में क्या उन्होंने लिखा, अंग्रेजों ने, भाई डर रहे थे थोड़ा थोड़ा, उन्होंने कहा कि जितने भी जज हैं, जज समझ रहे हो ना, जो कोर्ट में जज बैठते हैं, तो उस समय जो जितने भी जज थे वो क्या थे, अंग्रेज़ के जज थे, इंडिया कोई जज था ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि आज से, यानी कि 1883 के बाद से जितने भी जज होंगे वो इक्वालिटी होंगे, यानी कि सबके फेवर में जो है न्याय सुनाएंगे। ऐसा नहीं है कि बस अंग्रेज़ों का ही दलीलें सुनेंगे। अगर किसी इंडियन के साथ कोई दिक्कत होती है तो क्या करेगा, उस कोर्ट में आएगा, और जो अंग्रेज़ी कोर्ट होगा, यानी जो अंग्रेज़ी जज होगा, ठीक है, जो ब्रिटिश वाला जज होगा, वो क्या करेगा, वो इंग्लिश की बातें भी सुनेगा और इंडियन जज भी वहाँ बैठेंगे। यानी कि परमिशन दे दिया गया कि अब भारत के अंग्रेज़ों के साथ साथ भारत के भी जज वहाँ पर बैठेंगे और न्यायपालिका को आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, एल्बर्ट बिल आया, जिसमें से इंडियन से क्या किया, यानी कि इंडिया के जजों को उठाया गया और उस कोर्ट में बैठाया गया ताकि इंडिया के भी जज वहाँ पर बैठ सकें। तो इस तरीके से अंग्रेज़ों ने क्या किया, जज बनाया भारत से भी। लेकिन इससे पहले क्या थे, 1883 के पहले सारे अंग्रेज जज थे, कोई फैसला सुनाते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इंडियन भी जज बन गए थे। लेकिन बाद में जब ये बिल काफ़ी मतलब पॉपुलर हो गया पूरे भारत में, दो साल बाद, जो बड़े सीनियर थे, यानी कि जो ब्रिटिश के बड़े बड़े सीनियर थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, वो घबराने लगे थे। घबराने इसलिए लगे थे क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडिया के एक जज को उठा लिया था जो भी फैसला ले सकता है किसी भी कानून को बदलने के लिए, किसी भी कानून को बनाने के लिए। तो वो लोग क्या करने लगे, वो चाहते थे कि बिल को विड्रॉ किया जाए, यानी कि बिल को ख़त्म किया जाए, और जो भी जज बनाए गए हैं भारत को, उनको हटा दिया जाए पद से, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे खिलाफ। ठीक है, तो वो थोड़ा डर गए थे इससे भी कि ठीक है, कि वो बिल को किसी भी तरह से हटाए, लेकिन वो हटा नहीं पाए थे। फिर कह रहा है कि 1888 में, यानी कि 1880 में, ठीक है, इस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ, कंट्रोवर्सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा विवाद चला इस बिल पे। अंग्रेज़ों कहते, जो बड़े ऑफिसर थे वो कहते थे कि इस बिल को हटाया जाए, जो लोअर ऑफिसर थे और जो भारत के लोग थे वो कहते थे नहीं, आप लोगों ने बनाया है, हमको हक दिया है, तो हक हम कायम रखेंगे, ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, जाने उसको कह रहे थे, ताकि वो बाद में हटा के दिक्कत ना हो। अगर मान लो हटा देते उस जज को, भारतीय जज को, तो भाई कुछ फैसला नहीं ले पाता इंडिया के हक़ में। इसीलिए लोग कहने लगे कि देखिए हम आपके लिए काम करेंगे, बस आप हमें हटाइए मत। तो इसको हटाया नहीं गया। फिर बाद में एक पार्टी बनती है जिसका नाम दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो अभी राहुल गांधी के पार्टी है। ठीक है, तो 1880 के आसपास बनाई गई थी, डेट नहीं 1885 में दिया गया, देखो यहाँ दिया गया है 1885 में ये पार्टी बनाई गई थी। कौन सी पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी। और इसमें अलग अलग जगह के अलग अलग लोग आए थे, मतलब बहुत बड़े बड़े लोग आए थे भारत से इसमें सम्मिलित होने के लिए। कौन कौन से लोग थे उसमें दिया गया है। जो पार्टी बनी थी, देखो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, यानी कि जो INC है, ठीक है, जब बनी थी तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग थे, अभी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन उसमें बहुत बड़े कान, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आए थे, चेन्नई से लोग आए थे, मुंबई से लोग आए थे, ठीक है, लखनऊ से लोग आए थे उस पार्टी में शामिल होने, क्योंकि ये नेशनल लेवल पार्टी थी, यानी कि जो पूरे इंडिया को संभाल सकती थी बाद में, जो आज़ादी मिलने के बाद। इसीलिए उसमें बड़े बड़े लोग आए थे सम्मिलित होने के लिए कि हम भी उस पार्टी में शामिल होंगे और आपका साथ देंगे। तो कौन कौन लोग थे उस पार्टी में शामिल होने के लिए, देखते हैं। पहली बार सबसे उसका जो मेन
हेड था, यानी कि जो मेन मुखिया था उस पार्टी का, कौन था? दादा भाई नौरोजी था। इसका नाम याद रखिएगा इनका, ठीक है। और पूछता है कि जब इंडियन नेशनल पार्टी बनी थी तो सबसे पहले उसका जो हेड था, यानी कि जो लीडर था, वो कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और बाकी जो थे उसके मेंबर थे, जैसे कि फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन त्याबजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुंदरनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर और भी लोग थे। तो इन सबसे पहले इनका नाम ही पूछेगा अगर पूछता एग्जाम में, तो दादा भाई नौरोजी का, कि जो 1885 में जो INC बना था, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, उसके लीडर कौन है, उसके हेड कौन है, उसके मास्टर कौन है? तो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। देखो यहाँ बताया गया है कि कहाँ कहाँ से लोग आए थे। बॉम्बे और कलकत्ता से सबसे ज़्यादा लोग आए थे, यानी कि जो बॉम्बे, जो मुंबई इस समय हो गया है, और कलकत्ता अब क्या हो गया? कलकत्ता अब कोलकाता हो गया है। तो इन जगह से काफ़ी बड़े बड़े लोग आए थे, क्योंकि यही मेन सिटी थी जो उस समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही थी। तो वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग, इनका फ़ोटो भी दिया गया है, देखो दादा भाई नौरोजी का ये है, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने क्या किया? INC को संभाला और आगे बढ़ाया, जो अभी भी चल रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ और बताया गया है। मैंने बताया कि जो INC था, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उसके जो मेन हेड थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और बाद में जब ये पार्टी एड्रेस हो गया, यानी कि जब 1887 में जब ये पार्टी बन गया पूरी तरह से, तो इसको जो प्रेसिडेंट बनाए गए, कौन बनाए गए थे? बरुद्दीन त्याबजी। यहाँ पर थे ना बरुद्दीन त्याबजी, ये देखो यहाँ थे इनके, तो इनको प्रेसिडेंट बनाया गया। यानी कि जो मेन मुखिया थे वो तो दादा भाई नौरोजी थे, लेकिन बाद में जब ये पार्टी घोषित हो गई नेशनल लेवल पे, तो जो प्रेसिडेंट बने इसके कौन थे? बरुद्दीन त्याबजी थे। कब बने थे? 2 साल बाद, यानी कि 1887 में। 1885 में ये बना था। अब टॉपिक आता है द नेशन इन द मेकिंग। अब नेशन को बनाना था, क्या बनाना था? एक फ्रीडम, एक आज़ादी वाला देश बनाना था। अब देखो जब ये पार्टी बन गई थी यानी कि 1887 में, तो लगभग 20 सालों तक पार्टी में कोई गतिविधियाँ नहीं हुई। गतिविधियाँ यानी कि मतलब कोई बड़ा काम नहीं हुआ, यानी कि मॉडरेट काम हो रहा था, बस चल रहा था, बनाना रहा थे, ठीक है। तो पार्टी के बनने के बाद लगभग 20 साल तक, यानी कि 1900 तक कोई काम ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 20 साल ख़त्म हुए तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा, यानी कि उस पार्टी के जो लोग थे वो और ज़्यादा पावरफुल हो गए थे धीरे धीरे। उन्होंने और ज़्यादा डिमांड करने लगा अंग्रेज़ों से। क्या क्या उन्होंने, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, आपके जो काउंसिल है, यानी कि जो आपका जनरल मीटिंग होता है, उसमें हमें भी बैठाइए। नहीं होता बड़े बड़े लेवल पे मीटिंग होती है, इंडिया को कैसे चलाया जाए। तो इन्होंने कांग्रेस ने कहा कि हमें उस मीटिंग में शामिल होना है, बल्कि उस मीटिंग में नहीं, उसके बाद जितना भी मीटिंग होगा उस हर मीटिंग में हमारा एक मेंबर, जो हमारा जो प्रेसिडेंट होगा, उस मीटिंग में बैठेगा और वो भी फैसला लेगा, ठीक है। ये डिमांड कर रहे थे अंग्रेज़ों से। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। दादा भाई नौरोजी थे और भी लोग थे, उसमें डिमांड कर रहे थे कि मुझे लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होना चाहिए, मुझे भी रिप्रेजेंटेटिव बनाइए। हम भी वहाँ पर जाएंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, और हम भी क्या करेंगे? डिमांड करेंगे कोई भी चीज़ का। और हमें भी पोजीशन दीजिए, पोजीशन यानी कि हमें भी स्थान दीजिए गवर्नमेंट के बड़े बड़े सर्विसेज में। जैसे इस समय एग्ज़ाम होता है ना ISPCS का, तो उस समय में एग्ज़ाम होते थे ISPCS के, तो अंग्रेज़ करवाते थे। तो अंग्रेज़ जब उसमें एग्ज़ाम होता था तो बस अंग्रेज़ के मेंबर ही उसमें क्या करते थे? उस एग्ज़ाम को देते थे। लेकिन जब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि लगभग 20 सालों बाद ये डिमांड करने लगे कि अब जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि अब जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होगा, उसमें इंडिया के भी लोग होंगे, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसमें इंडिया के भी लोग, यानी कि इंडिया के भी स्टूडेंट हिस्सा लेंगे, और वो एग्ज़ाम को पास करते हैं तो उन्होंने क्या किया जाएगा? उन्हें हाई पोजीशन दिया जाए। ये डिमांड कर रहे थे अंग्रेज़ों से। कौन? इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो INC थे ये इसलिए डिमांड कर रहे थे भारत के सिविल सर्विस को दिलवाने के लिए, ताकि क्योंकि ये जब हमारे जो कुछ गवर्नमेंट्स ऑफिसर जो होंगे अंग्रेज़ों में चले जाएंगे, तो क्या करेंगे? हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे कि अंग्रेज़ क्या सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वो पहले क्या था, पहले बस अंग्रेज ही जो बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे थे, लेकिन बाद में जब ये हो गया कि इंडिया के लोग भी क्या कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम को पास करके बड़े बड़े पोजीशन पे बैठ सकते हैं। अगर ये लोग बैठ गए हमारे लोग, तो क्या करेंगे? वहाँ से इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हमारे लोगों को कि क्या करना है, क्या आगे प्लान क्या करना है। यही सब प्लान करते करते 1947 में जाके आज़ादी मिली थी। तो उसको पहले हम बेसिक वाला चीज़ें समझ सकते हैं कि क्या क्या उन्होंने डिमांड किया था। तो पहले डिमांड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल होने का, यानी कि हर मीटिंग में। उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम होगा ISPCS का, उनमें इंडिया के लोग भी जाके एग्ज़ाम देने सकेंगे। तब ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि जब ये डिमांड कर रहे थे ISPCS एग्ज़ाम का, तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अगर हम उनको पोजीशन दे देते हैं या एग्ज़ाम देने देते हैं, तो ये हमारे अंदर आके क्या करेंगे? मुखबिरी करेंगे, यानी कि हमारे अंदर जो भी होगा, जो भी हम लोग प्लान बनाएंगे, ये जाके अपने लोगों को बता देंगे। तो उन्होंने क्या किया? इसको मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा अलाउमेंट नहीं करेंगे। आप लोग के लोग, यानी कि जो इंडियंस लोग हैं, वो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। हाँ,
हम ये काम कर सकते हैं, हमारा जो एक्ट है, जो आर्म्स एक्ट बनाया गया था, आप लोग हथियार पहले क्या करते थे, नहीं रख सकते थे, लेकिन आप लोग अब क्या कर सकते हैं, हथियार रख सकते हैं। अंग्रेज़ों ने कहा तो उसको कहा गया रिपेल। क्या कहा गया, रिपेल। देखो मैं ध्यान समझिएगा, आईएनसी ने डिमांड किया किसका, आईएसपीसी एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये खतरनाक हो सकता है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम एग्ज़ाम देने नहीं दे सकते, लेकिन इसके बदले में हम आपको क्या देंगे, आर्म्स एक्ट का पूरा फ्रीडम देंगे, यानी कि आप चाहें तो कोई भी हथियार रख सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। तो इस तरीके से उनको क्या मिला, एक तरह का हथियार मिल गया जिसे वो रख सकते थे और काम आने पर उसमें चला भी सकते थे। तो अंग्रेज़ों ने ये गलती कर दी हथियार देकर, जिसकी वजह से क्या हुआ, आखिर 1947 में हमको आज़ादी मिली। तो ये सब बेसिक है, जब ध्यान से समझते जाइए और सुनते जाइए। उसके बाद आईएनसी ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर डिमांड किया। क्या डिमांड किया, उन्होंने बताया कि जो अंग्रेज़ हैं, मतलब हायर ऑफिस, जब मीटिंग में वो लोग बैठने लगे थे, तो मीटिंग में इन्होंने बताया, आईएनसी के जो हेड थे उस समय में, ये नहीं बताया गया कौन हेड था, लेकिन जो भी था उस समय जब मीटिंग में बैठा था तो बताते थे कि अब जो इकोनॉमिक, यानी कि जो आप टैक्स ले रहे हैं हमारे लोगों से, वो बहुत ही ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो गरीबी की तरफ ढकेल दिए जा रहा है और उनको खाने पीने के लिए कुछ सामान नहीं बच रहा है। कौन कह रहा था, आईएनसी कह रहा था। वह वहाँ लिखा है, इट डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल हैड लेड टू पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी गरीबी होता है। तो उस जाकर मीटिंग में कहते थे आईएनसी के लोग कि आप जो भी टैक्स ले रहे हैं, जो भी आप रेवेन्यू हमारे लोगों से ले रहे हैं, उसके वजह से लोग क्या हो रहा है, गरीब हो रहे हैं और उनका क्या हो रहा है, विकास नहीं हो पा रहा है। जो किसान हैं, जो ज़मींदार हैं, उनको भी गरीबी की तरफ आप लोग ढकेल रहे हैं और जिसकी वजह से खाने की दिक्कत हो रही है, यानी कि खाने की शॉर्टेज हो रही है, खाने की कमी हो रही है। तो कृपया करके जो टैक्स वगैरह है उसको कम लीजिए। देखो लिखा है कि जो कांग्रेस तो डिमांड कर रहे थे फिर से कि क्या करें, वो रेवेन्यू को कम करें, जो टैक्स ले रहे थे उसको घटाएं और जो उनका मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो आप खर्च करें अपने मिलिट्री पे, उस पर ना खर्च करके आप कहाँ खर्च करें, खेतों पे खर्च करें, जिसकी वजह से फूड जो है फिर से उसका जो है इंक्रीजमेंट हो, यानी कि जो फूड का उत्पादन हो फिर से बढ़ जाए। ठीक है, इस तरीके से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी है, वो अंग्रेज़ों से डिमांड कर रही थी कि आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं अपने आर्मी के ऊपर, वो पैसा आर्मी के ऊपर ना खर्च करके कहाँ करिए, खेतों में खर्च करिए, जिसकी वजह से फूड का प्रोडक्शन और बढ़ सके और लोगों को क्या हो सके, खाना मिल सके। फिर कह रहा है जो भी डिमांड है किसकी वजह से हो रहा है, शिक्षित वजह से, यानी कि जितने भी एजुकेटेड लोग थे वही सब लोग थे जो डिमांड कर रहे थे और अंग्रेज़ों को धीरे धीरे क्या कर रहे थे, डाउन कर रहे थे, यानी कि नीचे गिरा रहे थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जितने भी ये लोग थे सब क्या दिखा रहे थे कि ये शिक्षित हो चुके हैं, यानी कि एजुकेटेड हो चुके हैं, और कांग्रेस के जितने भी लोग हैं क्या हैं, और लोगों को कह रहे हैं कि आप भी क्या करिए, शिक्षित हुई है, जल्दी से जल्दी हमको आज़ादी की तरफ बढ़ना है, हमको आज़ादी पाना है इन अंग्रेज़ों से। और इसके बाद यानी कि जब आईएनसी जब बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, मजबूत हो गई थी, जब उसका बातें सुनने लगे थे अंग्रेज़, तो जो वहाँ के पत्रकार थे, यानी कि जो भारत के पत्रकार थे उस समय में, जो लोग मैगजीन्स लिखते थे, जो उसमें पत्रकार लिखते थे, तो वो भी लोग क्या करने लगे, पूरी तरह से अपने पत्रकार में लिखने लगे थे किस तरीके से जो अंग्रेज़ हैं हमारे ऊपर कहर डाल रहे हैं और किस तरीके से वो हाई टैक्स लेके हमको बर्बाद कर रहे हैं, हमको पॉवर्टी की तरफ ढकेल रहे हैं। तो जो मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर छपते थे तो पूरी भारत में ट्रांसलेट होते थे, जो भारत के लोग अलग अलग तरह के अलग अलग जगह के लोग हैं वो उसको पढ़ते थे और क्या करते थे, उस आईएनसी में और भी जितने तरह के ग्रुप थे उसमें शामिल होते थे। इस तरीके से धीरे धीरे करके पूरे देश के लोग, यानी कि मैक्सिमम लोग क्या हुए, उस ग्रुप में शामिल हो गए हैं। चाहे आईएनसी हो, चाहे कोई भी सार्वजनिक सभा हो, चाहे इंडियन एसोसिएशन हो, कोई भी ग्रुप हो, उसमें लोग क्या होते थे, सभा मतलब सम्मिलित होते थे, ताकि लोगों से, यानी कि ताकि अंग्रेज़ों से क्या मिल सके, हमको आज़ादी मिल सके। अगला टॉपिक आता है हमारा, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। बर्थ राइट यानी कि जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, जो आज़ादी है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई भी इसको छीन नहीं सकता। हम कहीं भी पैदा हो, चाहे इंडिया में पैदा हो, चाहे अमेरिका में पैदा हो, आज़ादी हमको मिलना चाहिए, तुम हमसे आज़ादी नहीं छीन सकते, यही कहने का मतलब है। तो चलिए चलते हैं। कह रहा फिर से कहानी शुरू होती है 1890 में, यानी कि 1890 में। कह रहा बहुत सारे लोग, यानी कि बहुत सारे इंडियंस थे, क्वेश्चन उठाने लगे कांग्रेस से। भाई क्वेश्चन उठाएंगे तभी तो कांग्रेस जाके उस मीटिंग में बताएगा कि हमसे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से जो लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उनका नाम दिया गया है, मैं बता देता हूँ। कह रहा बंगाल में, यानी पहले राज्य सुनिए, किस किस राज्य में लोग क्वेश्चन करने लगे, क्वेश्चन यानी कि पूछने लगे आईएनसी से, जो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, लोग पूछने लगे कहाँ पर, बंगाल में, महाराष्ट्र में और पंजाब में। और कुछ लोग थे, कौन लोग थे वो, बिपिन चंद्र पाल जी थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। इनको आपका नाम पता होना चाहिए मुँह ज़बानी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े क्या है, फ्रीडम फाइटर है। कौन कौन से हैं, चंद्रपाल जी, बाल गंगाधर तिलक जी और लाला लाजपत राय। ये क्या करने लगे, आईएनसी से क्वेश्चन पूछने लगे कि क्यों आप हमारे मतलब जो है बातों को सुन नहीं रहे हैं। आप जाके उस मीटिंग में, जो भी मीटिंग होती थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें जाके लोग आईएनसी बैठते थे,
तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों आप लोग उसमें जाके बताते नहीं हैं, किस तरीके से हमारे साथ अन्याय हो रहा है, किस तरीके से अंग्रेज हमको लूट रहे हैं और हमको पॉवर्टी की तरफ ढकेल रहे हैं। जो लोकमान्य तिलक थे उनका मानना था कि जो भी मतलब कांग्रेस है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो बस राज करना चाहती है, वो भी अंग्रेज़ों की तरह। इनका मानना था लोकमान्य जी का। ये सोचते थे कि अगर बाद में अंग्रेज अगर यहाँ से मतलब छोड़ के चले भी जाते हैं तो फिर से हमको एक नया राज आ जाएगा जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस राज करेगा, जो अभी हो रहा है। ठीक है, इस समय में चाहे कोई भी राज हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे आईएनसी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, हम पे वो राज करेंगे। तो मतलब जो हमारे लोकमान्य तिलक थे, इनका मानना था कि जो हमारा कंट्री है ये किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो क्या है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंस हैं। उनको किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना कारोबार संभाल सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोकमान्य तिलक थे वो कहते थे कि हमको किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो सकते हैं, अपने मजबूती पे खड़े हो सकते हैं, उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम भारतीय हैं। उन्होंने बाद में एक नया फाइट बनाया स्वराज करके कि जितने भी लोग हैं वो स्वराज में सम्मिलित हो सकते हैं गवर्नमेंट को हटाने के लिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, चाहे अंग्रेज़ों का गवर्नमेंट हो, चाहे आईएनसी हो। ठीक है, उन्होंने एक स्लोगन भी निकाला, किन्होंने, लोकमान्य तिलक जी ने। उन्होंने कहा कि फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट, यानी कि जो आज़ादी हो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे पा के रहूँगा, एंड आई शैल हैव इट। तो इस तरीके से अगर एग्ज़ाम में पूछता है वन वर्ड में कि जो लोकमान्य तिलक थे उनका स्लोगन क्या था, स्लोगन ये था कि मेरा जो आज़ादी है वो जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पा के रहूँगा। अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे पा के रहूँगा। क्वेश्चन लिखा था लोकमान्य तिलक ने। उन्होंने कहा था किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है, चाहे भारतीय गवर्नमेंट हो, चाहे अंग्रेज़ों का गवर्नमेंट हो। जो भी गवर्नमेंट आएगी वो हम पे दोबारा राज करेगी, जो कि कर रही भी है इस समय में, वही तो हो रहा है, राज ही तो कर रहे हैं हमारे ऊपर। ये है हमारे लोकमान्य तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, डिमांड किया था कि यहाँ के लोग हैं जो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है कहानी 1905 की। ठीक है, कह रहा 1905 में एक वाइसरॉय थे जिसका नाम था कर्जन। क्या नाम था, कर्जन। उन्होंने बंगाल को पार्टीशन कर दिया, यानी कि बंगाल को अलग कर दिया अपने टाइम पे। कब, 1905 में। उस समय पे बंगाल काफ़ी ज़्यादा मशहूर था अंग्रेज़ों के, मतलब जो अंग्रेज़ थे उस समय में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर पावरफुल थे बंगाल में। तो वाइसरॉय कर्जन ने जानबूझ के उस बंगाल को अलग कर दिया ताकि हमारा जो मतलब जगह है, जो एरिया, जो साम्राज्य है वो बचा रहे और उस पर अच्छी तरह से हम लोग लूट सकें। ठीक है, तो 1905 में वाइसरॉय कर्जन ने बंगाल को अलग कर दिया क्योंकि बंगाल ही सबसे बिगेस्ट प्रोविंस था किसका, ब्रिटिश इंडिया का। यानी कि जो अंग्रेज़ थे उनमें सबसे ज़्यादा क्या था, उनका कंट्रोल था। और कुछ हिस्से और थे जो बिहार और उड़ीसा के भी पार्ट्स थे, तो उनके अंडर में आते थे। तो उसमें क्या क्या दिया, अलग कर दिया। कब, 1905 में। किसने, कर्जन ने। यहाँ पर फिर से बताया जा रहा है कि जब अंग्रेज़ों ने, यानी कि वाइसरॉय कर्जन ने जब बंगाल को अलग किया 1905 में, तो जो भारत के लोग थे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा भड़क गए। भाई कोई भी रहेगा अपने देश को टूटता हुआ नहीं देख पाएगा, यानी कि अपने देश को बढ़ता हुआ नहीं सहन कर पाएगा। तो उस समय जो लोग थे, जो यानी कि जो आईएनसी था, यानी कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, या जितने भी तरह की सभाएँ थी, चाहे रेडिकल्स है, चाहे कोई भी ग्रुप था, वहाँ के जो ग्रुप्स थे, जो लोग थे, बहुत ज़्यादा भड़क गए, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए अंग्रेज़ों के खिलाफ कि आप किस हद से क्या किया, अंग्रेज़ों को अलग कर दिए, यानी कि बंगाल को अलग कर दिए। बंगाल को अलग नहीं करना चाहिए था, मतलब उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया जिसका नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि हमारे बंगाल को फिर से क्या करिए, जोड़िए। आप अलग नहीं कर सकते किसी भी बंगाल को। ठीक है, तो इस तरीके से आईएनसी के साथ, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जितने भी समाज थे, जितने भी ग्रुप्स थे, वो साले क्या हो गए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए कि आप दोबारा क्या करिए, यानी बंगाल को जोड़िए, क्योंकि बंगाल अलग नहीं हो सकता। तो इस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट चलाए गए हैं और स्वदेशी मूवमेंट के नाम बाद में बदल करके क्या कर दिया गया, वंदे मातरम मूवमेंट। इसको याद रखिएगा, एग्जाम पूछ सकता है कि स्वदेशी मूवमेंट या वंदे मातरम मूवमेंट किस लिए आया था, यानी किस लिए आया था, तो किस लिए आया था, अंग्रेज़ों को अपोज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, बंगाल को अलग कर दिया था 1905 में। इसलिए स्वदेशी मूवमेंट और वंदे मातरम मूवमेंट लाया गया था, दोनों एक ही है। ठीक है, देखो ये जो ये दिखाया गया यहाँ पर फिगर, ये उसी के अपोज में खड़े हैं। लिखा है ना, 1000 ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेटिव ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट, यानी जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था या वंदे मातरम मूवमेंट चल रहा था, दोनों एक ही है। तो बहुत सारे लोग भड़क गए थे, बहुत सारे लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे कि आप दोबारा क्या करिए, उस पार्टीशन को ख़त्म करिए और इंडिया और बंगाल को दोबारा अटैच करिए। देखो ये जो पैराग्राफ है ये बताना चाह रहा है किस तरीके से स्वदेशी मूवमेंट का मतलब क्या है। देखो इसके नाम में ही लिखा है स्वदेश, यानी कि अपना देश,
का मूवमेंट, यानी कि अपने देश का मूवमेंट। अब भाई अपना देश का मूवमेंट है तो जितना भी काम था अंग्रेज़ों का सबको क्या करना था, बाइकआउट करना था। बाइकआउट यानी कि यूज़ नहीं करना, चाहे अंग्रेज़ों का कपड़ा हो गया, चाहे अंग्रेज़ों की नौकरी हो गई, चाहे अंग्रेज़ों का खाना पीना हो गया, कुछ उनका यूज़ नहीं करना चाहिए था। इसी को कहते हैं हम स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि अपने देश का मूवमेंट किसी के खिलाफ। तो वही कह रहा है कि जितने भी लोग थे भारत में वो क्या करने लगे, अपोज करने लगे ब्रिटिश को, यानी कि अंग्रेज़ों के रूल को अपोज करने लगे और स्वदेशी मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा कठोरता से लेने लगे। और इसका यूज़ करके वो लोग क्या करने लगे, अपनी भाषा में स्वराज के लिए फाइट करने लगे, यानी कि अपने मतलब आज़ादी के लिए, स्वदेशी मूवमेंट के लिए क्या करने लगे, अंग्रेज़ों से लड़ने लगे थे। ठीक है, किसी भी चीज़ को वो लोग क्या करने लगे, बैकआउट करने लगे जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई थी, यानी कि जो ब्रिटिश का था उसका कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना है, चाहे उसका स्कूल हो गया, चाहे उसका ड्रेस हो गया, चाहे उसका खाना हो गया, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना था इस स्वदेशी मूवमेंट में। और बहुत सारे लोग क्या हुए थे, इसमें सम्मिलित हो गए थे इस मूवमेंट में। फिर अगला कहानी आता है हमारा उस पार्टीशन पे, जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था 1905 में। बताया जा रहा है 1905 में पार्टीशन हुआ किसके द्वारा, वाइसरॉय कर्जन के द्वारा। और ठीक एक साल बाद यानी कि 1906 में कुछ मुस्लिम थे जो इस पार्टीशन को फेवर में थे, यानी कि वो चाह रहे थे कि पार्टीशन हो जानबूझ के। दिखा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब बोल रहा है, देखो। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। उन्होंने क्या किया, एक लीग को फॉर्म किया, लीग यानी कि एक ग्रुप को फॉर्म किया जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कहाँ पे फॉर्म किया था, डक्का में। कब, 1906 में, यानी कि ठीक एक साल बाद जितने भी मुस्लिम थे वहाँ के आसपास के सारे इंडियन मुस्लिम में क्या किया था, एक लीग फॉर्म किया था जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि AIML, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कब, 1906 में, ठीक एक साल बाद। कहाँ पे, डक्का में। ये इस जो लीग था, यानी कि मुस्लिम का जो लीग था, सपोर्ट करते थे किसको, पार्टीशन ऑफ बंगाल को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इट डिज़ायर सेपरेट इलेक्टोरेट, ये चाहते थे कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या हो, ऐसे ही काम करे, यानी कि उसको जो फिर से अटैच ना करे भाई इनको छोड़ के, यानी कि मुस्लिम को छोड़ के, यानी कि जो लीग में मुस्लिम थे इनको छोड़ के जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी हिंदू थे, जितने भी तरह के लोग थे, वो इसके अपोज में थे कि भाई पार्टीशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ मुस्लिम थे जो इनके सपोर्ट में बोल रहे थे कि नहीं, पार्टीशन होना अच्छी बात है, इसके वजह से क्या होगा, हर राज्य डेवलप करेगा। ये उन लोगों का मानना था, यानी कि जो इस लीग में थे। बाकी जो मुस्लिम थे, बाकी जो लोग थे वो क्या थे, इसके अपोज में थे कि भाई पार्टीशन नहीं होना चाहिए, देश को टूटना नहीं चाहिए। इसको देखते हुए, यानी कि इस लीग को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सोचा कि भाई कुछ भारतीय जो हैं, यानी कुछ मुस्लिम जो इंडियंस मुस्लिम हैं वो हमारे साथ हैं। तो मुस्लिम ने जब ये देखा कि अंग्रेज़ भी ठीक है, खुश हैं, तो उन्होंने डिमांड किया कि भाई हमें गवर्नमेंट में एक सीट चाहिए। ठीक है, सीधे बोल दिया मुस्लिमों ने, इस लीग के मुस्लिमों ने बोला कि भाई हम आपके सपोर्ट में हैं, आप पार्टीशन कर रहे हैं, मैं आपका सपोर्ट में हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके बदले में क्या चाहिए, मुझे आपके गवर्नमेंट में एक सीट चाहिए, एक मेंबर का सीट चाहिए। तो उन्होंने 1909 में, यानी कि ठीक 3 साल बाद, ठीक है, ठीक 3 साल बाद जब ये लीग फॉर्म हुआ था 1906 में, ठीक 3 साल बाद यानी कि 1909 में इन्होंने क्या किया, एक मुस्लिम वोटर को बैठा दिया कहाँ पे, गवर्नमेंट में। ठीक है, तो लिखा भी है सम सीट्स इन काउंसिल वर नाउ रिजर्व, यानी कि फिक्स्ड हो गए थे किसके लिए, मुस्लिम के लिए। यानी कोई भी मुस्लिम जो है वो आके उस ग्रुप में बैठ सकता है, यानी कि जो मेन हेड होगा मुस्लिम का, उस लीग का, उस यहाँ पर मीटिंग में आके बैठ सकता है। तो मुस्लिम को भी क्या दिया गया, सीट दिया गया, क्योंकि वो सपोर्ट कर रहे थे पार्टीशन को। और बाद में यानी कि लगभग 10 सालों बाद, ठीक है, नहीं 5 सालों बाद, 1909 में इनको सीट दिया गया। और लगभग 5 सालों बाद ये भी क्या कर लिए, जो मुस्लिम लीग था ये भी अपने आप को पावरफुल बना लिए थे INC की तरह, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह। और जब दोनों पावरफुल बन गए थे तो 1915 में एक समझौता हुआ इनके बीच में, यानी कि INC के बीच में और मुस्लिमों के बीच में जो लीग था दोनों में एक समझौता हुआ। समझौता ये हुआ, देखो पहली बात तो देखो समझौता कब हुआ था, समझौता हुआ था दिसंबर 1915 में। और समझौता क्या हुआ था, देखो समझौता ये हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, दोनों एक हिस्टोरी, यानी कि लखनऊ में जाके एक पैक्ट साइन किया उन्होंने, यानी कि जो मुस्लिम लीग था वो और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो लखनऊ में गए। कहाँ पे, लखनऊ में गए, यूपी के लखनऊ में। उन्होंने एक पैक्ट साइन किया, पैक्ट यानी कि एक लॉ होता है, जो भी कुछ होता है फाइल है, उन्होंने साइन किया। और उन्होंने कहा कि दोनों हम साथ मिलकर, यानी कि मुस्लिम लीग और INC दोनों मिल के गवर्नमेंट का क्या करेंगे, चलाएंगे और इस अंग्रेज़ को क्या करेंगे, भगाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि एक साथ काम करेंगे और इस कंट्री के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में काम करेंगे। यही दोनों लीग बाद में जाके क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान को अलग किया, यानी कि जो INC था वो इंडिया का संभाला, यानी कि इंडिया को संभाला 1945 के बाद। और जो मुस्लिम लीग था वो पाकिस्तान को संभाला। जो पाकिस्तान का जो मतलब जो मुस्लिम लीग था, जो मेन हेड था वो कौन था, जिन्ना था। जिन्ना आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी की वजह से ही इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था। और जो INC था वो इंडिया को संभाला। INC के जो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। तो वही कह रहा है कि इस तरीके से 2 पार्टियाँ आई जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था।
ठीक है। तो यही हम देखेंगे बाद में कि जब अंग्रेज जा रहे थे 1945 के बाद, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, इसका फ़ायदा उठाया और इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। और पाकिस्तान का जो मेन प्राइम मिनिस्टर बना वो जिन्ना बना, और इंडिया का जो मेन प्राइम मिनिस्टर बना वो जवाहरलाल नेहरू बने। इस तरीके से उन दोनों ने क्या किया, फ़ायदा उठाया और इंडिया पाकिस्तान को अलग करवा दिया। हमारा अगला टॉपिक होता है द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, यानी कि अपने राष्ट्रवाद के लिए, यानी कि अपने भारत के आज़ादी के लिए कई सारे लोग, यानी कि मास लोग, मास यानी कि कई सारे मात्रा में लोग, मान लो पहले 20 लोग आज़ादी के लिए क्या करते थे, लड़ते थे। लेकिन 1919 के बाद से लेकर, ठीक है, 20 सालों तक, 1919 से लेकर 1947 तक काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, लोग पार्टिसिपेट करने लगे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, ठीक है। तो ये हम बात पढ़ेंगे। करा 1919 के बाद, ठीक है, ब्रिटिश के खिलाफ, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग क्या होने लगे, इकट्ठा होने लगे और लोगों के अंग्रेज़ों के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करने लगे। और उस मूवमेंट में किस किस तरह के लोग रहते थे, किसान रहते थे यानी कि पीजेंट, ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी भी रहते थे, सोचो, स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, वुमेन, औरतें, इन लार्ज नंबर ऑफ रहते थे। और उसके बावजूद जो फैक्ट्री वर्कर थे, यानी कि जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते थे, वो भी लोग क्या हुए थे, सम्मिलित हो गए थे, ठीक है। इनके अलावा सोचो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, यानी कि कुछ बिजनेस थे जो उस समय में क्या करती थी, आईएनसी की अंडर में थी, और वो सपोर्ट करने लगी थी इनके खिलाफ, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 1920 जाते जाते काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तभी क्या हुआ, अब बात आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, यानी कि पहले विश्व युद्ध की। जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे तो जाहिर सी बात है भाई, युद्ध तो होना तय था। तो वही युद्ध हुआ था, पहला विश्व युद्ध, जिसके वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। देखो क्यों नुकसान पहुंचा, ध्यान सुनना। अंग्रेज़ थे, उनके पास कई तरह के वेपन्स थे, वेपन यानी कि हथियार थे, बम थे, गोला था, बारूद था। और भारत के लोगों के पास क्या था, तलवार, चाकू, भाला, ठीक है। बहुत कम लोगों के पास ही हथियार थे। तो ये कह रहा है कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन में अल्टर हुआ, यानी कि नुकसान पहुँचा। जिसकी वजह से जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने दुगुना, यानी कि दुगुना तिनगुना टैक्स बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। यानी कि पहले जब युद्ध खत्म हुआ, पहले विश्व युद्ध बाद, उसकी बात मैं बात कर रहा हूँ। अगर पहले 10 रुपये टैक्स लेते थे तो 10 रुपये से बढ़ा के सीधे 50 रुपये कर दिए थे। यानी कि अब हमको क्या चाहिए, 50 रुपये टैक्स चाहिए। अगर पहले हम 10 रुपये लेते थे तो अब 50 रुपये चाहिए, ठीक है। जब युद्ध खत्म हुआ तब की बात मैं कर रहा हूँ। तो वही कह रहा है कि जो गवर्नमेंट था, यानी कि अंग्रेज़ों का गवर्नमेंट था जो भारत में, वो युद्ध होने के बाद हर चीज़ में इतना ज़्यादा इंक्रीजमेंट कर दिए थे। जैसे लिखा ना, इट टर्न टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स, यानी कि हर एक जो भी इंसान कमा रहा है उसके ऊपर, पहले क्या था, पहले पूरी फैमिली पे थी, पूरी फैमिली छोड़ो पूरे गांव पे थी, यानी कि पूरे गांव के लोग इतना टैक्स देंगे। लेकिन अब क्या हो गया था, हर एक इंसान ब्रिटिश वालों को टैक्स देगा, जो नहीं देगा उसको बंद उठा के जेल में बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे खर्च करने लगे लोग, यानी कि जो अंग्रेज़ों के जो आर्मी थी उस पर ज़्यादा खर्च करने लगे, ताकि फिर से क्या हो, विद्रोह ना हो इंडिया के द्वारा। डिमांड्स फॉर सप्लाई टू साफ प्राइजेस, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज बनते थे उसके जो लकड़ी चाहिए थे उसको भी क्या करने लगे, जंगलों को काटने लगे। यानी कि बहुत बड़ा घाटा हुआ था दोनों तरफ से। लेकिन सबसे ज़्यादा घाटा किसको हुआ, इंडिया को हुआ, क्योंकि यहाँ के भी लोग मारे गए थे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा हथियार नहीं था। उसके बाद जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद जो भी सामान घटा अंग्रेज़ों को, कहाँ से ले गए, इंडिया से ले गए, दुगुने तिनगुने दाम पे। कोई भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि क्या हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग हताश में थे, बहुत लोग निराशा में थे, क्योंकि उसी का फ़ायदा उठाया कि इन्होंने, अंग्रेज़ों ने। फिर बता रहा है कि उस समय में जब युद्ध खत्म हुआ तो सबसे ज़्यादा डिमांड बढ़ा किसका, जूट का, बैग, क्लॉथ और रेल्स का, यानी कि पटरियों बनाने के लिए, ट्रेन की पटरियाँ बनाने के लिए। तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ बिजनेसमैन का, यानी कि जो बिजनेसमैन थे जो सपोर्ट कर रहे थे आईएनसी को अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, उनका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कैसे फ़ायदा हुआ भाई, वो बिजनेसमैन थे, वो फैक्ट्री बैठा हुए थे, लकड़ियों का, जूट बैग का, क्लॉथ, कपड़े का। तो उनसे ज़्यादा लोग क्या करने, अंग्रेज़ क्या करने लगे, कपड़े खरीदने लगे, रेल्स की पटरियाँ खरीदने लगे, लकड़ी वगैरह खरीदने लगे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, बिजनेसमैन को। तो ये बताया जा रहा है बुक में। फिर कह रहा है कि जब ये युद्ध ख़त्म हुआ उसके बाद से इंडिया के जो जितने भी बिजनेसमैन थे उनका काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, मतलब फ़ायदा हुआ, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा अमीर हो गए। बताया जा रहा है इंडियन इंडस्ट्री एक्सपैंड ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि जब युद्ध चल रहा था, जब युद्ध खत्म हुआ उसके ही बीच में इंडियन के जितने भी बिजनेसमैन थे उनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ा और वो अच्छी तरह से क्या वो डेवलपमेंट कर पाए, यानी कि बहुत तेज़ी से उनका विकास हुआ था उस बीच में। क्यों विकास हुआ था, इसलिए विकास हुआ था क्योंकि सबके पास कोई था नहीं, जो था इन्हीं फैक्ट्री में था। इन फैक्ट्री में से लोग ज़्यादा सामान खरीदने लगे थे, यानी कि ज़्यादा सारा डिमांड होने लगा था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। युद्ध खत्म होने के बाद ब्रिटिश क्या किया, मैंने बताया ना कि अपने आर्मी में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट की,
पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब है कि पहले हर गांव में पुलिस नहीं थे, यानी कि अंग्रेज़ों के सोल्जर नहीं थे, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद हर गांव में हर घर के सामने लगभग एक पुलिस वाला रहता था, ताकि दोबारा ये लोग क्या करने लगे, विद्रोह ना करें, दोबारा ये लोग वार न छिड़ाई दें। तो वही कह रहा है कि ब्रिटिश जो है पूरी तरह से अपने आर्मी को एक्सपेंड कर दिया, यानी कि बढ़ा दी, और लगभग हर गांव में हर सोल्जर एक मतलब मौजूद किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ताकि दोबारा क्या हो, ये लोग हमला ना करें। और बताया जा रहा है कि बस इंडिया में ही नहीं, इसके साथ अन्य देशों में भी क्या हुआ था, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा गया था। इसलिए इसका नाम भी रखा है वर्ल्ड वार, यानी कि दुनिया का सबसे पहला युद्ध जो दुनिया को बीच में लड़ा गया था, जिसमें 2-3 देशों का नाम दिया गया है। एशिया में हुआ था अंग्रेज़ों के खिलाफ, एशिया बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। फिर इसके साथ साथ अफ्रीका में, यानी कि अफ्रीका में भी अंग्रेज़ राज कर रहे थे, तो वहाँ भी जो लोग थे, ब्लैक लोग थे, जो अफ्रीकन लोग थे, उन्होंने भी क्या कर दिया था, वॉर छिड़ दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसलिए इसका नाम दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि दुनिया की पहली लड़ाई। और 1917 में, ठीक है, रसिया में भी क्या हुआ था, एक रिवॉल्यूशन हुआ था जो किसानों ने किया था और वर्कर ने साथ मिलकर किया था सोशलिज्म के लिए। तो हर जगह लगभग हर जगह क्या था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई जारी थी। अगला टॉपिक आता है हमारा द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, यानी कि अब आगमन होता है किसका, महात्मा गांधी का, ठीक है। अब देखो इसमें आएंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, जवाहरलाल नेहरू आएंगे, जिन्ना आएंगे, ठीक है। तो जितने भी आएंगे, अब जो लड़ाई होगी वो आर पार की होगी, यानी कि आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो 1920 के बाद, यानी कि 1915 के बाद जितने भी अभी युद्ध चलेंगे, जितना भी मूवमेंट चलेगा, वो सिर्फ क्या हुआ, आज़ादी के आर पार वाला होगा। तो वही आर पार होते होते 20 साल लग गया, और 20 साल के बाद यानी कि 1947 में क्या हुआ, हमको आज़ादी मिला। तो वही देखते हैं कि महात्मा गांधी आने के बाद क्या हुआ। इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो महात्मा गांधी थे वो 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे, अफ्रीका से आए थे। वो अफ्रीका नहीं थे, इंडिया गए थे, बस वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे, अफ्रीका में गए थे। तो काफ़ी दिनों वहाँ अफ्रीका में रहे हैं। फिर अफ्रीका में 1915 में कहाँ आए, भारत में आए। किस उम्र में आए थे, वो 46 साल की उम्र में आए थे, यानी कि जब 46 साल के हो गए थे तब उन्होंने कहाँ आया, भारत में कदम रखा। और जब आया तो देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ जो थे हमारे भारत को लूट रहे थे, ठीक है। अब वो पढ़ाई करके आए थे लॉ की, उन्हें हर एक कानून के बारे में पता था, तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया, और इतना फ़ायदा उठाया कि वो पूरे भारत के चाहते क्या बन गए, लीडर बन गए, यानी कि मास लीडर बन गए। लिखा है ना, महात्मा गांधी इमर्ज एज अ मास लीडर, क्योंकि उनको हर एक कानून पता था जो अंग्रेज़ों के ऊपर थोपा जा सकता था। भाई अंग्रेज़ कोई कानून लगाता था तो भारत के लोग जान नहीं पाते थे कौन सा कानून है, लेकिन ये क्या थे, हर कानून को अच्छी तरह से जानते थे और उनका अच्छी तरह से यूज़ करना भी जानते थे, जिसकी वजह से ये धीरे धीरे फेमस हो क्या बन गए, मास लीडर बन गए भारत के लोगों का। फिर बताया जा रहा है कि जब साउथ अफ्रीका में थे तो वहाँ भी इन्होंने एक मूवमेंट छिड़ा था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेज़ों के अपोज में। यानी कि जब महात्मा गांधी वहाँ पर थे अफ्रीका में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ भी इन्होंने एक मूवमेंट छिड़ा था जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। उसी चीज़ को सुनते हुए जब भारत में उन्होंने कदम रखा तो कई सारे लोग उनके साथ हो गए। जैसे कि बताया जा रहा है वेरियस टाइप्स ऑफ इंडियन, हिंदूज़, मुस्लिम, पारसीस और क्रिश्चियन भी, यहाँ तक कि गुजराती, तमिल और नॉर्थ इंडियन के लोग, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, लॉयर, वर्कर, सब लोग साथ इनके हो गए। किसके साथ, महात्मा गांधी के साथ। फिर कह रहा है कि महात्मा गांधी जब 1915 में आए तो पूरा 1 साल उन्होंने क्या किया, भारत का दौरा किया। दौरे में क्या जाना, उन्होंने देखा कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने किस तरीके से इंडिया की बुरी हालत कर दी है, और लोगों को समझा कि किस तरीके से लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं, उनकी ज़रूरतों को समझा और ओवरऑल सिचुएशन जाना। यानी कि पूरी तरह से क्या किया, बाकायदा इन्फॉर्मेशन जुटाया और देखा कहाँ कहाँ पर क्या क्या दिक्कत हो रही है, उसके हिसाब से उन्होंने क्या हुआ, अपना अगला कदम उठाया। किसने, महात्मा गांधी ने। और ठीक 1 साल बाद जब 1 साल घूम चुके तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ गया, चंपारण में गए, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इंडिगो की खेती होती थी। मैंने पढ़ा पिछले चैप्टर में किस तरीके से उन लोग अंग्रेज ने क्या करते थे, ज़बरदस्ती किसानों से बोल के क्या करते थे, इंडिगो की खेती करवाते थे, यानी कि नील की खेती करवाते थे कपड़े वगैरह बनाने के लिए। तो जब गांधी जी को पता चला तो चंपारण गए और चंपारण से अंग्रेज़ों को मार के भगाया उन्होंने, यानी कि डांट के भगाया, ठीक है। फिर चंपारण से कहाँ गए, वो खेदा में गए। फिर अहमदाबाद में गए जहाँ उन्हें काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज़ किया गया, और वो 2 लोगों से मिले जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद। जो क्या थे ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इंडिया के पहले कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, आप लोग बताइएगा। फिर और दूसरे इंसान कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। ये 2 लोगों से इनका मुलाकात हुआ। कहाँ पे मुलाकात हुआ, अहमदाबाद में, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि इन अहमदाबाद ही लेड अ सक्सेसफुल मिल वर्कर स्ट्राइक 1918, यानी कि 1918 में क्या हुआ था,
एक मिल था, यानी कि अहमदाबाद में एक मिल था जिसमें लोगों से काम करा के उनको पैसा नहीं दिया जाता था, या जो भी उनके साथ मतलब गलत काम किया जाता था। भाई अंग्रेज़ यही काम ही था उनके साथ, उनका अंग्रेज़ों का, कि पूरी तरह से क्या करना, लोगों को मारना पीटना, उनको टैक्स वसूल करना। जब महात्मा गांधी जी वहाँ गए, अहमदाबाद में गए, तो उन्होंने देखा कि मिल वर्कर के साथ काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो उन्होंने उनका साथ दिया और काफ़ी ज़्यादा उनको सक्सेसफुल बनाया है। 1918 में उनको आज़ादी दिलवाई उस मिल वर्कर से, और सारा शायद पैसा भी दिलवाया। वहीं पर इनकी क्या किसकी मुलाकात हुई, वल्लभ भाई पटेल से और राजेंद्र प्रसाद जी से, ठीक है, ये बताया जा रहा है। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल इन द मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाई बिटवीन 1919 से 1922 तक। कह रहा है कि महात्मा गांधी 1915 में आए थे, ठीक है, 1916 में उन्होंने दौरा किया और कई सारे काम किए। तो वही कह रहा है कि 1919 से लेकर, यानी कि 1919 से लेकर 1992 तक, यानी कि 1922 तक जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे इनके द्वारा, वो सारा हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा द रॉलेट सत्याग्रह। अभी क्या था रॉलेट सत्याग्रह, जानिए, बस ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला हमारा मूवमेंट आता है कौन, सत्याग्रह, ठीक है, सत्य यानी कि सत्या की जीत। तो 1919 में, यानी कि 1919 में सबसे पहला ग्रह चला था सत्याग्रह। ये किसके खिलाफ चला था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। रॉलेट एक्ट क्या था, सबको पता होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से ध्यान से सुनना। कह रहा है कि पंजाब में, ठीक है, पंजाब में एक जगह था, ठीक है, जलियांवाला बाग जिसको कहा गया है, जलियांवाला बाग कहाँ पर है, पंजाब में है। वहाँ पर एक जनरल डायर था, क्या नाम था, जनरल डायर। ये अंग्रेज़ों का यानी बहुत बड़ा ऑफिसर था। इसने क्या किया, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, मेला वगैरह था उस जगह पे जलियांवाला बाग में, ठीक है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग, बहुत सारे बड़े बड़े नेता हुए थे, मीटिंग करने के लिए, मेला करने के लिए, घूमने के लिए लोग आए हुए थे। जनरल डायर ने क्या किया, जल्दी से एक रॉलेट एक्ट पास करवाया ज़बरदस्ती, ठीक है। उस रॉलेट एक्ट के हिसाब से उसके पूरी आज़ादी थी कि जितने भी विद्रोह हैं उनको मारना था। उसने क्या किया, देखो, पहली बात तो जो जलियांवाला बाग है ना, वो चारों तरफ से घिरा हुआ था, यानी कि चारों तरफ से दीवार था, जो काफ़ी ऊंचा दीवार था, और बीच में क्या था, कुआं था। क्या था, कुआं। तो सारे लोग उसी में घूम रहे थे। तो जनरल डायर आया गेट से, आके सारे अपने आर्मी के साथ आया और इंटर किया उस जलियांवाला बाग में। फिर उसने बाद क्या किया, वो जो गेट था, मेन गेट था, उसको बंद करवा दिया। बंद करवाने के बाद उसने ओपन फायर किया उस मेला में, और जितने लोग थे, यानी कि जितने भी 1000, 2000, 3000 जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे उन्होंने क्या किया, अपनी जान दी थी उस गोली में। क्या किया, जनरल डायर ने ओपन फायर करवाया था। सोचो, ना कोई सावधानी बरती, ना कोई अटेंशन दिया, बस आया, गेट बंद कर किया और गोली मारना स्टार्ट किया। सोचो कितने लोग मारे गए थे। इसके अलावा भी एक कहानी और सुनो। जो जलियांवाला बाग था, मैंने बताया, वहाँ पर एक कुआं था, ठीक है, एक वेल था, उसमें अपनी जान बचाने के लिए जो लोग थे उसमें कूद गए थे। और सोचो उतना बड़ा कुआं बस आदमियों से भर गया था, कूदते, यानी कि जान बचाते बचाते क्या था, पूरा कुआं ही वो भर गया था मौत से। तो जनरल डायर ने क्या किया था, रॉलेट एक्ट का यूज़ करके कई सारे लोगों, बेगुनाहों को वहाँ पर मार दिया गया था। इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि बहुत बड़ी तबाही थी वहाँ पर। किसके द्वारा, जनरल डायर के द्वारा। तो एग्ज़ाम में आपके आ सकता है कि जनरल डायर ने क्या किया था, तो रॉलेट एक्ट का यूज़ करके उसने ओपन फायर करवाया था। कहाँ पे, जलियांवाला बाग में, जिसकी वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे। तो उसी का अपोज कर रहे थे ये कौन, महात्मा गांधी जी। 1919 में लिखा है ना, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, यानी कि जो सत्याग्रह चलाए थे गांधी जी ने, वो इसके खिलाफ था कि आप किस बेसिस पे इतने लोगों को मार दिया आपने, ठीक है। तो इसके साथ और लोग भी शामिल हुए, यानी कि महात्मा गांधी के साथ एक और, जो मैंने बताया था ना कि जो एक था वहाँ पर लीग बताया गया था, जिसके कौन बना था, मुस्लिम लीग था। उसके जो मेन हेड था वो कौन था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने और कुछ लोगों ने मिलकर, यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और कुछ लोगों ने मिलकर रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक आंदोलन लड़ा, जिसका नाम दिया गया सत्याग्रह। और सत्याग्रह काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ जब लोगों को बताया गया कि किस तरीके से अंग्रेज़ों ने उस जलियांवाला बाग में लोगों को मारा है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका फेमस हुआ और सत्याग्रह पूरी भारत में फेमस हो गया था। तो ये सबसे पहला एक्ट था, यानी सबसे पहला आंदोलन था महात्मा गांधी के खिलाफ, महात्मा गांधी का आंदोलन था। किसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। देखो यहाँ लिखा भी है द रॉलेट सत्याग्रह, यानी कि जो रॉलेट एक्ट था, जो सत्याग्रह चल रहा था, वो सबसे पहला क्या था, द फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये पहला मूवमेंट था जो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया था, उस रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और अप्रैल 1929 में हर जगह क्या था, हड़ताल था, हर जगह लोग काम छोड़ रहे थे और हर जगह क्या हो रहे थे, अंग्रेज़ों को मार रहे थे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया था जलियांवाला बाग में।
देखो वो यहाँ पर दिन बताया गया है कि जलियांवाला बाग में उस समय एक लगा था मेला जिसका नाम था बैसाखी डे। जैसे पंजाब के जो लोग हैं यानी कि अमृतसर के जो लोग हैं एक मेला मनाते हैं जिसका नाम है बैसाखी डे। तो बैसाखी डे पे सब लोग गए थे, कई सारे नेता गए थे, कई सारे लोग गए थे, कई सारे बच्चे गए थे, कई सारे महिलाएं भी थी वहाँ पे जो मेला करने गई थी। वहीं पर जनरल डायर ने क्या किया, ओपन फायर करवाया और हज़ारों लोग वहाँ पर मारे गए थे। उसी की याद में यानी कि जलियांवाला मैसेकर की याद में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने क्या किया, अपना पेन यानी कि अपना दर्द और गुस्सा जाहिर किया था रिनाउंसिंग करके नाइटहुड। ठीक है, नाइटहुड एक तरह का ऑनर होता है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने पाया था। उस दर्द को मतलब बताया था किस तरीके से लोग वहाँ पर बेचारे चीख चिल्ला रहे थे, औरतें बेचारी मर रही थी, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ पर मारे गए थे इस जनरल डायर के द्वारा। ठीक है, तो बताया गया है किस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना दर्द जाहिर किया है उसको लेके। देखो बताया गया है जब सत्याग्रह चल रहा था यानी कि जब रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था तो हिंदू मुस्लिम सब लोग क्या हो रहे थे, एक इकट्ठा हो रहे थे किसके लिए, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल के लिए। बताया गया ना, हिंदू एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड यानी कि हिंदू मुस्लिम एक हो रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। तभी जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो महात्मा गांधी के साथ आ गया था। ठीक है, तो दोनों लोग मिलकर क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। अब आता है दूसरा मूवमेंट हमारा, क्या है, खिलाफत एजिटेशन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो अब यहाँ पर दो लोग थे, मैंने बताया ना कि अली जिन्ना यानी कि महात्मा गांधी और जिन्ना ने मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ नया मूवमेंट चलाया जिसका नाम था खिलाफत एजिटेशन। ये किसका था, देखो नाम में ही रखा है सब कुछ। खिलाफत यानी कि पढ़ने में ये आ रहा है कि ये मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या होता था, देखो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, खिलाफत उतना फेमस नहीं हुआ लेकिन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फेमस हुआ। इसमें महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत में जितने भी लोग हैं जो इस मूवमेंट में जुड़ रहे हैं, इसका सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा अंग्रेज़ों के द्वारा, यानी कोई भी काम नहीं करेगा किसका, अंग्रेज़ों का। जो भी कहते हैं उसे सीधा सीधा मना कर देना है, यानी कॉपरेट नहीं करना है, यानी कि सहायक नहीं देना है। अगर कोई अंग्रेज़ मर भी रहा है तो उसको छूना नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने बहुत ही गलत काम किया था। अब छोटे बच्चों को औरतों को मार दिया था कहाँ पे, जलियांवाला बाग में। तो गांधी जी ने कहा था कि कोई भी क्या करेगा, कॉपरेट नहीं करेगा, कोई भी सहायक कोई भी हेल्प नहीं करेगा इन अंग्रेज़ों। अगर कोई अंग्रेज़ कहीं मर रहा है तो उसको भी कोई छुएगा नहीं। इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ बताया गया है कि जो अंग्रेज़ थे जब उन्होंने सुना कि जो अंग्रेज़ मुस्लिम और हिंदू एक हो गए हैं और मुस्लिमों ने भी एक क्या चलाया, एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है खिलाफत, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने क्या किया, एक टर्किश के सुल्तान थे जिसका नाम था खलीफा, क्या नाम था, खलीफा, उन्होंने उसको हटा दिया सीट पर से। यानी कि जब मैंने बताया था ना जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था इंडिया और बंगाल का, तो इन्होंने ही यानी कि जो मुस्लिम लीग था उनको सपोर्ट किया था। तो उस समय अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया था, इनको खलीफा पे मतलब मेंबर बना दिया था गवर्नमेंट का। तो उन्होंने ही उस मेंबर से हटा दिया, इसका नाम था क्या, टर्किश सुल्तान खलीफा। इसका बदला लेने के लिए यानी खलीफा ने बदला लेने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली को क्या बना दिया, इस खिलाफत आंदोलन का क्या बना दिया, लीडर बना दिया, जिसकी वजह से ये दोनों मिल के अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। तो कोई पूछता है एग्ज़ाम में पूछता है कि खिलाफत जो आंदोलन था यानी कि खिलाफत जो एजिटेशन था उसके दो मेन लोग कौन थे, यानी कि दो मेन हेड कौन थे जो पूरे इस पार्टी को संभाल रहा था, तो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली। किसने बनाया था, खलीफा ने बनाया था। क्या करने के लिए, ब्रिटिश वालों को भगाने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा मोमेंटम पा गया, मोमेंटम यानी कि स्पीड पा गया कब, 1921 से 1922 में। मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें जुड़ने लगे थे क्योंकि भाई ये कांड हो गया था जलियांवाला बाग मैसेकर, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे। और इस हिस्से में यानी कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था यानी कि जो ये आंदोलन था नॉन कॉपरेशन, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठा हो रहे थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों का कोई भी हेल्प नहीं करना था। देखो बताया गया है कि 1000 ऑफ लॉयर्स यानी कि बहुत सारे वकील, बहुत सारे स्टूडेंट अपना पढ़ाई छोड़ के इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। बहुत सारे लॉयर्स यानी कि बहुत सारे जो वकील थे वो अपना सब कुछ छोड़ के इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे। मोतीलाल नेहरू जो थे यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे वो भी क्या शामिल हो गए थे, CR दास और जो भी थे C राजगोपाल क्या थे चारी एंड असफ अली, ये सारे क्या होते उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल हो गए थे। तो उस समय में जितने भी लोग थे जो अंग्रेज़ों का सामान यूज़ करते थे वो सारे क्या करने बाइकआउट करने लगे। देखो यहाँ बताया गया है द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ फेल ड्रेस्टिकली बिटवीन 1920 से 1922, यानी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो अंग्रेज़ों का जितना भी सामान था, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाना हो, चाहे कोई भी सामान हो, सब लोग क्या करने लगे, फेंकने लगे थे, यूज़ ही नहीं कर रहे थे। सब लोग क्या यूज़ कर रहे थे,
स्वदेशी यानी कि खुद का कपड़ा बनाया हुआ पहन रहे थे चरखे का, ठीक है, सब कुछ मतलब अपना बनाया हुआ था। अंग्रेज़ों का कोई भी सामान यूज़ नहीं करना था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को बहुत ही बड़ा झटका लगा और बहुत ही बड़ा घाटा भी हुआ। अगला टॉपिक आता है हमारा द पीपल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कि लोगों ने क्या किया, पहल करना शुरू किया, यानी लोगों ने भी क्या किया, अपना एक मूवमेंट चलाया इनके द्वारा, इनके अलावा, ठीक है। बताया जा रहा है कि जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, ठीक है, इनके द्वारा भी कई सारे मूवमेंट चल रहे थे अलग अलग जगह पे, तो उनके बारे में हम देखते हैं। कह रहा बहुत सारे इलाकों में जो थे ब्रिटिश वाले बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे किसानों को। किसान क्या किए, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट न जो के अपना एक मूवमेंट बनाया। कहाँ कहाँ पर बताया गया है, खेड़ा में, गुजरात में और पटीदार में, यानी कि जो पीजेंट्स यानी कि जो किसान थे वो भी क्या करने लगे, एक अपना कैंपेन चलाने लगे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था। क्योंकि वो अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, बहुत ही हाई लैंड रेवेन्यू ले रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे भारतीय लोगों से, यानी कि भारतीय किसानों से, जिसकी वजह से किसान अपना एक कैंपेन चलाना स्टार्ट किए। किसके खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ, कि आप जो रेवेन्यू ले रहे हैं, जो हमसे टैक्स ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करिए। इस तरीके से इंडिया के हर पार्ट्स में, हर एक जगह पे, हर एक प्लेस पे, हर एक सिटी में, हर एक राज्य में क्या बन रहा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई ना कोई मूवमेंट या कोई ना कोई सत्याग्रह या आंदोलन चल रहा था। इसके बाद टॉपिक आता हमारा द हैपनिंग ऑफ 1922 से 1929, यानी जो भी 1922 से लेकर 1929 में हुआ है वो हम चीज़ देखेंगे। बताया जा रहा है कि 1922 में, यानी कि 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया, वो भी अचानक से बंद कर दिया, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे बंद हुआ, एब्रप्टली, यानी कि अचानक से ऐसे चुटकी बजाते ही बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, देखो बहुत बड़ा कांड हो गया था चौरी चौरा में। चौरी चौरा कहाँ है, यूपी में है, जो कि गोरखपुर के आसपास है, ठीक है। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो किसान थे, ठीक है, किसान ने क्या किया, जो वहाँ पर एक चौकी थी जो अंग्रेज़ों की चौकी थी, वहाँ पर कई सारे अंग्रेज़ बैठे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, पूरे चौरी चौरा की जो चौकी थी, पुलिस चौकी, उन्होंने पूरी चौकी को ही जला दिया, जिसमें कम से कम कहाँ गया 22 यानी कि 22 पुलिस ऑफिसर मारे गए थे, किसके, अंग्रेज़ के। जब ये बात किसने सुना, गांधी जी ने सुना, तो गांधी जी सोचे कि ये काफ़ी ज़्यादा गलत हो रहा है, हम लोग को मारना नहीं है, हम लोग को क्या करना है, बस आंदोलन करना है, जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था। कब, फरवरी 1922 में। एक कांड कब हुआ था, फरवरी 1922 में, और किसने किया था, कुछ किसानों ने किया था। क्यों किया था ये भी सुनिए, ध्यान सुनिएगा। वो चौकी थी, वहाँ के जो 2-3 ऑफिसर थे वो गए थे गांव घूमने वगैरह आसपास के गांव में, तो उन्होंने 2 किसानों को गोली मार दिया था, ठीक है। लिखा ना, द पीजेंट वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि जो वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे गांधी जी, तो किसान भी क्या कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में शामिल थे, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने गुस्सा में आकर 2 किसान वालों को या 2 किसान को क्या कर दिया, गोली मार दिया, जिसकी वजह से अगल बगल के जो गाँव के किसान थे बहुत ज़्यादा भड़क गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, और रात में जाके, यानी कि फरवरी में 1922 रात में जाके पूरे पुलिस चौकी को क्या कर दिए, जला दिए चौरी चौरा में, ठीक है। जिसकी वजह से उस पुलिस चौकी के अंदर जितने भी ऑफिसर थे, 22 ऑफिसर थे, लगभग 22 ऑफिसर थे अंग्रेज़ के, वो 22 के 22 ऑफिसर वहीं पर क्या हो गए हैं, जल के ख़त्म हो गए हैं। जैसे ये बात ये महात्मा गांधी को पता चली, उसने क्या कर दिया, तुरंत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ऑफ कर दिया, यानी कि बंद कर दिया। जैसे ये मूवमेंट बंद हुआ, यानी कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, तब से लेकर, यानी कि 1922 से लेकर 1930 तक, यानी कि लगभग 7 सालों तक, यानी कि 7 से 8 सालों तक अंग्रेज़ों ने दोबारा क्या कर दिया, लोगों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ही मौका पाते थे वो मौके का पूरा फ़ायदा उठाते थे अंग्रेज़, जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ने लगी। तो जब गांधी जी को ये पता चला कि भाई जब हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किए हैं, तब से लेकर 7 सालों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें फिर से बढ़ गई हैं, तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं एक दोबारा फिर से एक मूवमेंट लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका नाम था, क्या नाम था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि 1930 में ये हुआ था, यानी कि 7 सालों के बाद, यानी कि नॉन कॉपरेशन कब बंद हुआ था, 1922 में, और ठीक 8 सालों बाद, यानी कि 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला था, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, 1920 में एक और चीज़ फॉर्म हुआ था, जो था RSS, लिखा है ना, 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था 1920 में, यानी कि 1920 के आसपास 2 बहुत इंपॉर्टेंट ही डेवलपमेंट हुए थे, जिसमें एक नई पार्टी फॉर्म हुआ था नेशनल लेवल पे। पहले क्या थी, बस INC थी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी थी, जो उस समय में नेशनल पार्टी पे थी। लेकिन 1920 में एक और पार्टी का फॉर्म हुआ, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि RSS, जो इस समय BJP चलाती है, ठीक है। पहले जो था बस एक ही पार्टी था INC, यानी कि जो इसमें कौन चलाता है, राहुल गांधी चलाते हैं। लेकिन 1920 में एक और पार्टी का फॉर्म हुआ, जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो इस समय BJP चलाती है, यानी कि जो मोदी का पार्टी है, उस समय फॉर्म हुआ था। इनका आइडिया थोड़ा अलग था, ठीक है। ये हिंदू को लेकर चलते थे, ये चाहते थे कि पूरा जो राष्ट्र है हिंदू बने,
और जो भी अंग्रेज हैं यहाँ से उनको भगाया जाए किसी भी हालत में। देखो ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं ना, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है। इसमें लिखा है साइमन गो बैक। साइमन गो बैक कौन था? साइमन एक लड़का था, लड़का नहीं कि ऑफिसर था, जो इंग्लैंड से भेजा जा रहा था। देखो असल में हुआ क्या था, मैंने बताया ना कि 1920 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ था, यानी कि आरएसएस का। अब देखो दो पार्टियां थी, दोनों पार्टियों में टकराव होने लगा कि कौन जो है इस देश का प्राइम मिनिस्टर या पीएम बनेगा, ठीक है। तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये दिक्कतें, दोनों जो पार्टी है दिक्कतें खड़ा कर रही हैं हमारे लिए, तो उन्होंने कहा कि एक कमीशन बैठाया, एक मीटिंग बैठाया। उस मीटिंग में कहा गया कि जो लॉर्ड साइमन है, साइमन बहुत बड़ा ऑफिसर था, तो ये लोग मीटिंग में कहा उन्होंने कि अब जो लॉर्ड साइमन है आप भारत में जाइए, और भारत में जाने के बाद जो है दो पार्टियां हैं, उसमें बताया कि कौन सा पार्टी जो है क्या हो करेगा, पॉलिटिकल फ्यूचर संभालेगा, यानी कि भारत को संभालेगा। जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो गया। दिक्कतें क्यों शुरू हुआ? देखो इन लोगों का मानना था, यानी कि भारतीय लोगों का मानना था, भाई ये हमारा पार्टी है, हमारे देश का पार्टी है, तुम क्यों इसमें बीच में टांग मतलब आके घुसेड़ रहे हो, ठीक है भाई कोई बात है, हमारे देश का पार्टी है, हम जो चाहें वो बनाएं, हम जिस पार्टी को चाहें उस पार्टी को जिताएं, तुम होते कौन हो बीच में आने वाले, ठीक है। तो जिसकी वजह से जितने भी लोग थे एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि साइमन तुम वापस जाओ, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह का मूवमेंट चला था, डिमोस्ट्रेट अपोज टू साइमन कमीशन, यानी कि साइमन जो कमीशन बना था भारत में आने के लिए किस पार्टी को क्या कहा जाए, तो उसको दोबारा भगाया गया कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन तुम वापस जाओ, भारत में तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में जब ये सब खत्म हुआ, फिर 1929 में एक और ज़्यादा एक मूवमेंट चला गया जिसका नाम दिया गया पूर्ण स्वराज। अब किसने चलाया था? कांग्रेस ने, यानी कि आईएनसी ने चलाया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इस मूवमेंट में यह कहा गया किसी भी हालत में, ठीक है, किसी भी कीमत पे हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको पूरी तरह से आज़ादी चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। किसने चलाया था? आईएनसी ने चलाया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के अंडरशिप के द्वारा, यानी कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे? आईएनसी के उस समय हेड थे, मुखिया थे। इन्होंने 1929 में, ठीक आज़ादी के लगभग 10-15 साल पहले ये मूवमेंट चलाया था कि हमको क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और जो भी लोग हैं जो भी जुड़ना चाहते हैं इस कंप्लीट इंडिपेंडेंस में, वो हमारे ग्रुप में आके रह सकते हैं। इससे क्या हुआ? ग्रुप और ज़्यादा बड़ा हुआ, यानी कि आईएनसी और ज़्यादा फैल गया और ज़्यादा बड़ा हो गया। उसी बीच में एक बहुत ही बड़ा हीरो आया, एक बहुत ही शानदार हीरो आया जिसका नाम था भगत सिंह। सब लोग जानते हैं इनको, कौन नहीं जानता है। ये आए थे 1928 में, ठीक है। देखो इन्होंने एक बहुत बड़ा बहुत ही कह नहीं सकते इतना बड़ा उन्होंने स्लोगन लिखा था जिसका नाम था इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। उस समय में 1928 में जब ये स्लोगन चला था तो पूरे भारत में एक तरह से जोश जोड़ गया था लोगों के अंदर कि भाई किसी भी कीमत पे हमको क्या चाहिए? भारत हमको अंग्रेज़ों से फ्री चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये जो स्लोगन था भगत सिंह का, इंकलाब जिंदाबाद, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था उस समय में। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा स्टोरी ये देख लेते हैं, बस ध्यान सुनते जाइएगा आप लोग। देखो यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर के नाम दिए गए हैं, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सब लोग जानते हैं, सुखदेव। ये तीनों बहुत ही बड़े लीडर थे जो क्या करते थे? महात्मा गांधी को फॉलो ना करके ये अपने तरीके से आज़ादी को पाना चाहते थे। इनका मानना था कि जो अंग्रेज़ हैं वो बहुत बड़े ढीठ हैं, वो शांति से जाने वाले नहीं हैं, उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सताना पड़ेगा, उनको ज़बरदस्ती मारना पीटना पड़ेगा, तभी हो जाएंगे। भाई इनका मानना था, किसका? हमारे हीरो का, यानी कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का और सुखदेव जी का मानना था कि जो गांधी जी कर रहे हैं वो शांति वाला मूवमेंट है, ये सब करने में उनको 100-200 साल लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे? हम अपने तरीके से इनको भगाएंगे। तो कौन कौन था? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे और सुखदेव थे, जो क्या करते थे? कॉलोनियल रूल को भगाना चाहते थे अपने तरीके से लड़ के, ना कि शांति प्रिय। गांधी जी क्या करते थे? शांति से बिना लड़ते थे और कहते थे कि तुम चले जाओ, जो कि टाइम लेता था। लेकिन इनका मानना था क्या? नहीं, हमको फाइट करना चाहिए अगेंस्ट कॉलोनियल रूल से, यानी कि हम लड़ के अपनी आज़ादी को जीतेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे। तो इन लोगों ने मिल के एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एसोसिएशन फॉर्म किया, चंद्रशेखर आज़ाद ने और भगत सिंह और सुखदेव जी ने मिलकर, जिसका नाम दिया गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और शॉर्ट में कहा गया HSRA। इसको आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे रियल हीरो हैं। और ये क्या है? एक ग्रुप फॉर्म किए थे जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब फॉर्म किया था? 1928 में। कहाँ पे? कोटला फिरोजाबाद, दिल्ली में एक जगह है कोटला, वहीं पर इन्होंने फॉर्म किया था इस एसोसिएशन को। फिर कह रहा कि 17 दिसंबर 1928 में ही जब ये फॉर्म हुआ था, उसके दिसंबर के लास्ट महीने में, यानी कि इस साल के लास्ट महीने में 17 दिसंबर में भगत सिंह, आज़ाद यानी चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, ठीक है, गए थे किसी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए। वहीं पर एक लाठी चार्ज हो गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है भाई। काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गया, झगड़ा हो गया था।
जिसके बीच में क्या किया, अंग्रेजों ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज जानते हैं ना, लाठी से लोग लगते हैं मारने, तो वहीं पर सब लोग मतलब वहाँ से चले गए थे, भाग गए थे। लेकिन वहाँ पे कौन फंस गया, लाला लाजपत राय जी बेचारे फंस गए थे। उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने बहुत ही बुरा काम किया था। अंग्रेज़ों ने लाला लाजपत राय जी को मार मार के, सिर्फ लाठी से मार मार के वहीं पर उनका मतलब मार डाला था उन्होंने, उनका डेथ हो गया था सिर्फ मार खाने से। तो अंग्रेज़ उसमें बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा वो अपनी रेखाएं पार कर रहे थे। कौन, अंग्रेज़। तो ये बताया गया है यहाँ पर कि लाठी चार्ज होने की वजह से उनका डेथ हो गया था, किसका, लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, कब, 17 दिसंबर 1928 में। तो इसको कभी भूलिएगा मत, ये हमारे बहुत बड़े बड़े रियल हीरो फ्रीडम फाइटर है, जो हमें आज़ादी दिलाने के लिए बेचारे अपने आप को कुर्बान कर दिया। और काफ़ी इसके बाद जब इनका डेथ हुआ लाला लाजपत राय जी का, तो इन्होंने जो भगत सिंह थे और जो भी बीके दत्त थे, इन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान बनाने में लगभग 8 महीने लग गए, यानी कि 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह मिलके और बीके दत्त मिलके जो लेजिस्लेटिव असेंबली था अंग्रेजों का, उसमें एक बम फेंक दिया। कौन कौन, भगत सिंह और कि बीके दत्त। इस पर एक मूवी बनी है भगत सिंह नाम पे, जो अजय देवगन ने रोल किया है। उसमें बताया गया है, पूरी कहानी दिखाया गया है किस तरीके से भगत सिंह ने और बीके दत्त ने एक बम बनाते हैं और बम को ला के अंग्रेज़ों के असेंबली में फेंक देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, दोनों ने मिल के। ये जो बम फेंका था इन्होंने मिल के, एक किसी को मारने के लिए नहीं फेंका था, बस डराने के लिए फेंका था उस लेजिस्लेशन में कि जितने भी अंग्रेज हैं वो क्या हो, हमसे डर जाएँ और यहाँ से भाग जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है, देखो कहाँ गया, जो बम फेंका गया था वो किसी को मारने के लिए नहीं था, वो बस क्या था, डराने के लिए था अंग्रेज़ों को, ताकि वो डर के भाग जाएं। फिर कह रहा है पैराग्राफ, भगत सिंह, सुखदेव जी और राजगुरु ने क्या किया, इस मार्च को संभाला 1931 तक। और ये भी बताया गया है कि उस समय में जब ये भगत सिंह थे, उनका एज बस कितना था, 23 साल था। यानी कि जब आप क्या कर रहे होंगे, जब ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या ग्रेजुएशन का 3rd ईयर होगा, उसी एज में क्या किए थे, ये अपने आप को यानी देश को आज़ादी कराने के लिए भिड़ गए थे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी पाने के लिए हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और बस पढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि भगत सिंह उस एज में कितने साल के थे, बस 23 साल के थे, जो अंग्रेज़ों से भिड़ने के लिए चले गए थे। अगला टॉपिक आता है हमारा द मार्च टू दांडी। देखो ये जो हमारा मूवमेंट था, ये साल्ट के लिए था, यानी कि जो हमारे जो नहीं खाते हैं टाटा साल्ट, नमक वगैरह, वो उसके लिए बनाया गया था। जो अंग्रेज़ थे जो नमक बेचते थे, वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बेचते थे और काफ़ी ज़्यादा उस पर टैक्स लेते थे, जिसकी वजह से गांधी का की एक मार्च किए लोगों को समझाने के लिए। यानी कि उन्होंने क्या किया, एक पैदल यात्रा किया जहाँ पर नमक बनाया जाता है, और लोगों को बताया कि किस तरीके से नमक बनता है। यानी कि आप चाहें तो अंग्रेज़ों का नमक न यूज़ करके आप खुद नमक बना सकते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने बताया लोगों को कि हम नमक बना सकते हैं, हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है अंग्रेज़ों का नमक खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है जो पूर्ण स्वराज है, यानी कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, जो पूरी आज़ादी है, हमको बैठे बैठे नहीं मिलने वाली है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉट, यानी कि लड़ना पड़ेगा। ठीक है, 1930 में गांधी जी ने एक संगठन ठानी, कहा कि उन्होंने क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, यानी कि तोड़ेंगे सॉल्ट लॉ को। सॉल्ट लॉ क्या था देखते हैं। इसमें अंग्रेज़ क्या करते थे, जो भी सॉल्ट वगैरह बनाते थे भारत में, उसको बहुत ही महंगे दामों पे बेचते थे, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता था इसे खरीदने में। भाई एक तो सारा वो टैक्स मतलब इनसे भारत के लोगों से वसूल कर रहे थे, और उसके साथ ही जो भी सामान बेच रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा महंगा बेच रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को ये सब दिक्कतें हो रही थी। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, इसका एक तोड़ निकाला, एक जवाब दिया। उन्होंने अपने साथ लगभग अपने फॉलोवर को, यानी कि 240 माइल, यानी कि 240 किलोमीटर, यानी कि 200 किलोमीटर तक उन्होंने पैदल यात्रा की। कहाँ से, साबरमती अपने आश्रम से, कहाँ पे, दांडी तक। ठीक है, क्या करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम भी काबिल हैं, हम भी चाहे तो नमक वगैरह बना के बेच सकते हैं। तो इस तरीके से टाटा साल्ट आया, जो टाटा जो है हमारे टाटा साहब, उन्होंने उनसे इंस्पायर होकर अपना एक फैक्ट्री शुरुआत की, और तब से लेकर आज तक टाटा साल्ट बिकता हुआ चलता आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दांडी मार्च हुआ था। कोई पूछता है आपसे दांडी मार्च क्या था, दांडी मार्च क्या था, महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया एक पैदल यात्रा थी, जिसमें उन्होंने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को तोड़ा था और बताया था किस तरीके से नमक बनाया जाता है। अब इसके बाद कहानी आती है हमारा सितंबर 1939 में, यानी कि ठीक 2 साल बाद। कब, 1939 में। क्यों ये खास, देखो ये डेट बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम आज़ादी के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ठीक है, अब हमको आज़ादी मिलने ही वाली थी। देखो क्या हुआ था, 1939 में 2nd वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी कि दुनिया में फिर से युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, जो हिटलर, अपना नाम सुना होगा, हिटलर लोग कहते हैं, हिटलर बहुत बड़ा खूनी था, पर दरिंदा था। तो हिटलर जो था,
ठीक है। वो अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था, यानी कि उनकी सेना को तोड़ता था। कौन? अंग्रेज़, ठीक है। तो हिटलर था, ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया था किसके मुकाबले? ब्रिटिश के मुकाबले। तो जो ब्रिटिश वाली थी वो हेल्प मांग रही थी किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया ने कहा, यानी कि आईएनसी ने कहा, यानी कांग्रेस ने कहा ठीक है, हम आपकी क्या करेंगे? आपकी हेल्प करेंगे। इसके बदले में हमको क्या चाहिए? हमको इंडिया आज़ादी चाहिए, यानी कि भारत की हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। किससे कहा? आईएनसी ने कहा। किससे? ब्रिटिश वालों से, कि ठीक है हम आपका सपोर्ट करेंगे, तभी सपोर्ट करेंगे जब आप बदले में हमको क्या देंगे? इंडिपेंडेंस देंगे, ठीक है। आफ्टर वार के, यानी जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब। देखो बताया गया है ना कि क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट, यानी कि जो कांग्रेस के बड़े बड़े जो हेड थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, वो बात किया ब्रिटिश वालों से कि हम आपका सपोर्ट करेंगे यदि आप बदले में, यानी कि रिटर्न में क्या दें हमें? हमारा इंडिपेंडेंस डे युद्ध के बाद, जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो बदले में आप हमें क्या देंगे? हमारा देश हमको सौंप देंगे और आप यहाँ से पूरी तरह से एक सेना लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ भी। क्या किया? कांग्रेस ने उनका सपोर्ट किया और बाद में 1947 में वो सब देश छोड़कर चले गए। लेकिन छोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया? दरार डाल दिया इंडिया और पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि हम इंडिया को बांटना चाहते हैं, यानी कि इस तरीके से। देखो ऐसा हुआ नहीं था। आप लोगों ने अभी नाम सुना है जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है, जो कि आईएनसी के कौन थे? हेड थे। दूसरे हमारे नाम थे कौन? ये जो था हमारा मुस्लिम लीग, इसके जो मेन हेड थे कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना था। और देखो जब वॉर ख़त्म हुआ 1945-46 में, तो जवाहरलाल नेहरू ने अपना मतलब अस्तित्व चुना कि हम क्या बनेंगे? इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। जिन्ना ने कहा नहीं, हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर और हम क्या करेंगे? इस देश को आगे बढ़ाएंगे। जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसका फ़ायदा उठाया और इन दोनों को बांट दिया इंडिया और पाकिस्तान में। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना कौन? अरे मोहम्मद अली जिन्ना। जिसके वजह से कुछ सालों बाद इनके बीच में इतनी युद्ध चला, इतना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा युद्ध चला कुछ ज़मीन के लिए। और अभी भी क्या हो रहा है? युद्ध चलता चला आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया और क्या कर दिया? एक दरार डाल दिया, जिसकी वजह से आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे। और अभी भी क्या हो रहा है? इंडिया और पाकिस्तान आपस में हमेशा लड़ते रहता है बस छोटी सी ज़मीन के लिए। ये हमारा आखिरी टॉपिक आता है क्विट इंडिया एंड लेटर। देखो ये क्या हुआ था, जब मैं बताया ना कि बीच में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ काफ़ी ज़्यादा उसमें लगे हुए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर क्या हो, अगर युद्ध के बाद ये हमें दोबारा छोड़े ना, यानी कि दोबारा इंडिपेंडेंस डे हमको दे ही ना, हमको आज़ादी दे ही ना। जिन्होंने एक नया मूवमेंट निकाला, ये आखिरी मूवमेंट था इनका। इन्होंने कहा कि देखो ये अंग्रेज़ हमें आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हमको आसानी से आज़ादी नहीं देंगे, चाहे हम इनके लिए कितना भी कर लें। तीनों ने कहा लोगों से कि मैं ये आखिरी मूवमेंट चला रहा हूँ जिसका नाम है क्या होगा? डू और डाई, यानी कि मरो या करो। तो किसने लगाया था? महात्मा गांधी ने कहा था लोगों से कि ये लास्ट मूवमेंट है और चाहे किसी भी कीमत पे कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन क्या करना है? अहिंसा नहीं करना है, यानी कि लोगों को मारना नहीं है, शांतिपूर्वक डू या करो या मरो में क्या करना है? पार्टिसिपेट रहना है और किसी भी तरीके से इन अंग्रेज़ों को यहाँ से खदेड़ना है, ठीक है। तो वही यहाँ पर देखो लिखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उसके बीच में ही ब्रिटिश मस्ट ने इन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने कहा कि ये लास्ट मूवमेंट होगा जिसका नाम होगा डू और डाई। इन फोर्ट ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, बट लेकिन यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली, यानी कोई भी दंगा वगैरह नहीं करना है। क्या करना है? आराम से अपनों लड़ना है अंग्रेज़ों के खिलाफ। लेकिन ये यहाँ पर एक नेता थे, इसका नाम था सुभाष चंद्र बोस, आप लोग सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इनका मानना था कि हम अहिंसा से कुछ नहीं कर पाएंगे, यानी कि शांतिपूर्वक ये अंग्रेज जाने वाले नहीं हैं, हमको क्या करना पड़ेगा? इनको इनसे लड़ना पड़ेगा। तीनों ने क्या किया? जो सुभाष चंद्र बोस थे अपना बंगाल छोड़ दिया और कहाँ चले गए? सिंगापुर चले गए अपना एक आर्मी खड़ा करने के लिए, जिसका नाम दिया क्या? आज़ाद हिंद फौज। क्या नाम दिया गया? आज़ाद हिंद फौज। ये कहने लगे कि जो महात्मा गांधी हैं वो अच्छे इंसान हैं और उनकी बात भी अच्छी है, लेकिन जो कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि जो अंग्रेज़ वो बहुत ज़्यादा बेहुदे इंसान है, क्योंकि वो आसानी से छोड़ने वाले नहीं है, वो शांतिपूर्वक हमारे देश को नहीं छोड़ेंगे, हमको क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने मना कर दिया, नहीं हम लोग क्या होंगे? शांतिपूर्वक लड़ेंगे। इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस कहाँ चले गए? सिंगापुर चले गए अपना आज़ाद हिंद फौज बनाने के लिए, और उन्होंने एक आर्मी खड़ा किया जिसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने भी 1944 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा और आज़ादी दिलवाई। और महात्मा गांधी ने क्या किया? अपने लोगों से कहा कि ठीक है तुम ही लोग शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ो और डू और डाई का फैसला करो। जब डू और डाई चल रहा था 1943 में,
तो लगभग उस समय में 90,000 लोग क्या हुए थे, अरेस्ट हुए थे। कब? 1943 में, यानी आज़ादी के ठीक 3 साल पहले उन 90,000 लोग अरेस्ट हुए थे और लगभग 1,000 लोगों को मार दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, रिबिलियन यानी कि अंग्रेज़ों को भगा रहे थे, डू और डाई करके। इस तरीके से कई सारे लोग मारे भी गए हैं और कई सारे लोग क्या हुए, अरेस्ट भी हुए। अब बात आती है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन की, किस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। वो मैंने बता दिया पहले ही, फिर से मैं बता दे रहा हूँ जल्दी से। देखो यहाँ पर अच्छे से बताया गया है कि जो मुस्लिम लीग का जो मेन कौन था, हेड था, कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना। उसने कहा कि भाई देखो, आज़ादी मिलने के बाद हमको कोई गारंटी नहीं है कि आप लोग हमको हमारे साथ क्या करेंगे, ठीक है। हमको एक अलग कंट्री चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम हो और कोई भी हिंदू ना हो। महात्मा गांधी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि सब लोग साथ मिल के चलेंगे, ठीक है। तो ये मोहम्मद अली जो जिन्ना था वो मान नहीं रहा था, वो बार बार कह रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा कंट्री चाहिए, मुझे ऐसा स्टेट चाहिए जो क्या हो, जो सिर्फ मुस्लिमों से भरा हो, बस मुस्लिम हो। यहाँ लिखा है ना कि मुस्लिम लीग एंड मूव अ रेजोल्यूशन डिमांड करने लगे वो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, मुझे एक ऐसा राज्य चाहिए जिसमें क्या हो, मुस्लिम हो बस और कोई भी वहाँ ना हो, एक ऐसा कंट्री चाहिए जो बस मुस्लिम हो, जैसे कि पाकिस्तान। तो अंग्रेज़ों ने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया था, ठीक है। देखो जो जिन्ना था वो चाहता था कि वो मुस्लिम राष्ट्र बनाए, और जो जवाहरलाल नेहरू थे इसके अपोज में थे। वो कहते थे कि नहीं, जो सभी लोग हैं हम इक्वल मात्रा में और एक साथ हम चलेंगे। लेकिन जिन्ना कहता था, जिन्ना बोलता था गांधी जी के, देखिए अगर आज़ादी आपको मिल जाती है तो जाहिर सी बात है हम जो मुस्लिम होंगे वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि हिंदू राष्ट्र है और ऊपर से हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग को कोई भी ध्यान नहीं देगा, हमारे ऊपर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे और जो भी लोग हैं हम सबको छोड़कर सब लोग आगे पहुंच जाएंगे, उनका विकास होगा, हमारा कोई भी विकास नहीं होगा। इसलिए हमको क्या चाहिए, एक नया स्टेट चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम हो। तो देखो बार बार जो नया जवाहरलाल नेहरू थे ये इसको मना कर रहे थे, महात्मा गांधी भी इसको मना कर रहे थे, जिसकी वजह से जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो अपने लोगों से कहा कि ठीक है तुम लोग दंगा करना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। कब? 16 अगस्त 1946 में, जिसमें से कई लोग, हज़ारों लोग मारे गए थे उस दंगे में। आखिर बाद में जाके यानी कि 1947 में इसको अलग कर दिया गया था, भारत को और पाकिस्तान को, जिसके वजह से दो अलग अलग कंट्री बन गया। पहले पाकिस्तान इंडिया में एक था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया था। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर बना कौन बना, मोहम्मद अली जिन्ना बना, और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना कौन बना, जवाहरलाल नेहरू बना। इस तरीके से मुस्लिम और हिंदू को थोड़ा अलग कर दिया गया, लेकिन फिर भी कुछ मुस्लिम को गांधी जी ने क्या कर दिया, यहीं पर छोड़ दिया। इसके बीच में जब पार्टीशन हुआ तो काफ़ी लोगों का जो घर था क्या हुआ, उजड़ गया। यानी कि जो जब लाइन खींची जा रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस लाइन में जितने भी घर थे, जितने भी लोगों का घर था, जितने भी बच्चे थे, उन सबको इधर से उधर, उधर से उधर भेजा गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतें हुई थी। काफ़ी लोग अपने घर को छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिन भूखे सोना पड़ रहा था, इधर उधर घूमना पड़ रहा था, ज़मीन की तलाश में इधर उधर बेचारे एकदम परेशान हो गए थे। और बहुत ही बड़ा क्या था, एक डार्क साइड था, जिसकी वजह से आज़ादी तो हमको मिला, लेकिन ये क्या हुआ, हमारा एक बहुत बड़ा दिक्कतें भी, मतलब कह सकते हैं कि घाटा भी हुआ, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया इस आज़ादी की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। किसी वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। वो अपना एक अलग डिमांड कर रहा था अपने कंट्री का, जिसकी वजह से अभी भी वो क्या है, पाकिस्तान अभी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो इंडिया के साथ रहता तो शायद इंडिया के जितना हुई वो डेवलप कर पाता, लेकिन क्या हुआ, अपने एक अलग डिमांड किया और वो घाटे में चला गया। इसीलिए कहते हैं कि जो जितने भी धर्म होते हैं उनको एक साथ मिल कर रहना चाहिए, जिसकी वजह से सबका विकास होगा। अगर आप एक धर्म की बात करेंगे तो यही होगा जो पाकिस्तान का इस समय हो रहा है, ठीक है। बस इतना ही था चैप्टर आपका। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।